ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? ओ ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? अन्ना, अन्ना, गेट भी लगा दो। चलिए, ये भी गो। जेनेसिस पढ़ना है। ओवरी के स्ट्रक्चर पढ़ा दी थी। बहुत बढ़िया भाइयों। अब सब बैठ जाओ। 1.5 घंटे तक चांच चूची ना करें। मिनिमम 1 घंटा लगता है इस टॉपिक में। लिखने में सिर्फ एक पेज है, लेकिन इतना टाइम तो लग ही जाएगा और बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा, तब जाके पल्ले पड़ेगा। एक बार, दो बार, 5 बार, जब तक समझ में नहीं आएगा हर एक बच्चे को, तब तक रिवाइज कराता रहूंगा। क्लास में समझ में आना चाहिए। घर जाने के बाद अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि अपनी अब नीट की डेट भी आ गई आज, 17 जुलाई को। हाँ, वो ऑफिशियल नहीं है, पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आए तो ऑलमोस्ट ऑफिशियल ही है। उन्होंने ये भी बता दिया कि 2 तारीख से, 2 अप्रैल से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है ना? आ जाओ, आ जाओ। तो हाँ, वो अब 17 है तो ठीक है, ऑलमोस्ट डन ही है वो, 99%। तो अब तुमको भी एक टारगेट मिल गया कि चलो भाई अब 3 महीने बचे हैं, 3 सवा 3 महीने। क्योंकि बीच में तुम लोग 2-5 दिन बीमार भी तो हो जाओगे कहीं ना कहीं, तो इतना तो तुम मिस कर ही देते हो 1-2 दिन। हाँ, तो बस अब। हाँ, बस। तो एंटीसेप्टिक क्रीम खाता है, तो फिर उसको बार बार मुंह में क्यों कर रहा है? इधर देखो। देखो, ऊजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सीरियस सुनना, मैंने आपको ये भी बोला था अगले 5 लेक्चर एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आए तो फिर आगे मतलब चैप्टर में कुछ है भी नहीं जो आपको समझ में आएगा। oogenesis, अब इधर देखो। देखो, नंबर ऑफ स्टेजेस जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। जो चेंज आता है वो आता है, बात करें जो है केवल इनके टाइम का, किसका आता है? वही एक मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, एक ग्रोथ फेज होगा और एक मैचुरेशन फेज होगा। लेकिन इनमें कितना भयंकर डेविएशन आता है वो समझना आप लोग, कि टाइम वेरिएशन कितना जबरदस्त आता है। इधर देखो, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है मिनिमम प्यूबर्टी से। प्यूबर्टी पर जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी होती है तो वहां से न्यू स्पर्मेटोगोनिया बनकर फिर डिवीजन शुरू होता है, और वो भी हमेशा ए और बी बनती है, और बी हमेशा स्पर्म बनाती है, और ए हमेशा फिर से और बी बनाती है। एंड वंस सच स्टार्ट एट प्यूबर्टी, नाउ इट विल कंटिन्यू टिल नेचुरल डेथ। अरे बोलो। फीमेल में ऐसा नहीं होता। oogenesis जो है, मैंने कल पढ़ा दिया था कि oogenesis ओवरी के कोर्टेक्स पार्ट में होगा। कहाँ होगा? अरे जहां ऊगोनिया, तो oogenesis वहीं तो होगा। और दूसरी बात, oogenesis जो है ना, उस टाइम तक वो oogenesis यानी जो ऊगोनिया थी वो कवर्ड हो जाती फॉलिकल से। किससे कवर्ड हो जाती है? तो एक्चुअली क्या होता है, देखो, oogenesis तो हो ही रहा है, वो तो उस ब्लू कलर के गेमेट का हो रहा है। लेकिन बाहर की तरफ फॉलिकल भी ग्रो होती है, क्योंकि फॉलिकल की भी अलग 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 स्टेजेस होती है। प्री प्राइमोडियल, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली टर्शरी, मैच्योर टर्शरी। और मैच्योर टर्शरी का ही दूसरा नाम होता है ग्रेफेंस फॉलिकल। क्या नाम होता है? एक्चुअली आरवी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है। आरवी ग्राफ, मिस्टर आरवी ग्राफ। इन्होंने क्या किया था, पहली बार मैच्योर टर्शरी ग्रेफियन, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को एक्सप्लेन किया था। तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में मैच्योर टर्शरी को ही बोला जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। बाकी फॉलिकल को आप ग्रेफियन फॉलिकल नहीं बोलते। जो सबसे फाइनल फॉलिकल होती है उसको मैच्योर बोलते हैं, और उसी को मिस्टर आरवी ग्राफ ने एक्सप्लेन किया था, तो इसी वजह से उसको बोलते हैं ग्रेफेंस फॉलिकल। क्या बोलते हैं? बाकी के फॉलिकल को हम लोग ग्रेफेन फॉलिकल नहीं बोलते, उनको अलग अलग नाम है। प्री प्राइमोडियल, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली टर्शियरी। ठीक है? सुनना तो एटलीस्ट अपने को इतना तो पता है कि सारा का सारा जो प्रोग्राम होगा oogenesis का, भाई वो oogenesis मतलब वो ये गैमेट, ठीक है, ये ओवरी में था। ऐसे लाखों करोड़ों आते हैं शुरू में, तो देखो सीधी सी बात है, उनका नंबर कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये सारा डेटा प्यूबर्टी एज से दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है? 60,000 to 80,000। क्योंकि प्यूबर्टी तक ये घटती 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 मात्र 60,000 to 80,000 ही रह जाती है। शुरू में इनका नंबर करोड़ों में होता है। कितने में होता है? क्योंकि जब सेल आई थी तो सेल तो करोड़ों में आती है, फिर वो मरती 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 मरती, हर दिन फॉलिकल मरती है।
हर दिन ऊसाइट मरती है, हर दिन उगोनिया मरती है, एक ही बात है। अरे बोलो, क्योंकि सुनना, ये जो उगोनिया है ये फाइनली कवर्ड हो जाती है, बात करें फॉलिकल के अंदर, किसके अंदर कवर्ड हो जाती है? अब डेवलपमेंट फॉलिकल का भी होता है, तो फॉलिकल के डेवलपमेंट को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, वो तो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन ये जो ब्लैक कलर की सेल है इनका डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे। अभी हम लोग अंदर की तरफ ये जो ब्लू कलर का गेमिट है जिसको हम लोग ऊगोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या डेवलप हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अरे बोलो, और कितनों का हुआ। अब एक घर की बात बताऊं, देखो एफएसएच पूरे प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ना, याद रखना प्यूबर्टी एज पर ही किसी भी पर्सन को मिलता है, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फिर वो फीमेल हो। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों चीजों के लिए जरूरी है फीमेल में, क्योंकि ये जो फॉलिकल है वो भी एफएसएच से ही ग्रो करेगी, और अंदर की तरफ जो अंडा है वो भी एफएसएच से ही ग्रो करेगा, क्योंकि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है और एफएसएच गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी है, तो उस गेमेट को ग्रो कराने की जिम्मेदारी भी एफएसएच की, और फॉलिकल को ग्रो कराने की जिम्मेदारी भी एफएसएच की, तो बोलो। और एफएसएच याद रखना किसी भी पर्सन को मिनिमम प्यूबर्टी एज पे मिलता है, कब मिलता है? प्यूबर्टी एज के पहले आपको एफएसएच कहां से मिलेगा भाई? क्योंकि प्यूबर्टी एज आती है जीन रिलीज होने पर, जीन की वजह से गोनाडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच रिलीज होंगे, पर बोलो। और जब तक एफएसएच नहीं आएगा, यानी याद रख लेना, मेल में भी तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद ही स्टार्ट हुआ, लेकिन फीमेल में क्या होता है कि ओजेनेसिस का मैक्सिमम पार्ट तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो अरेस्ट हो जाता है क्योंकि एफएसएच नहीं मिलेगा, और फिर बात करें मिनिमम प्यूबर्टी तक वेट करना पड़ेगा, अरे बोलो। और मिनिमम प्यूबर्टी पे भी नहीं, एटलीस्ट प्यूबर्टी के बाद मेस्ट्रो साइकिल का वेट करना पड़ेगा, समझ में आ रही सीधी सी बात? अरे बोलो। चलिए, तो याद रखना एफएसएच जो होता है वो गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी होता है, और साथ ही साथ बात करें जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, और फॉलिकल के अंदर ही फीमेल का गेमेट रखा हुआ है, एफएसएच नाम इसका फीमेल की वजह से ही है, लेकिन गेमेटोकाइनेटिक नाम इसका मेल फीमेल दोनों की वजह से है, क्योंकि मेल में भी गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल कर रहा था सर्टोली को स्टिमुलेशन कम ज्यादा देके, ज्यादा तो स्पर्म ज्यादा, कम तो स्पर्म कम। और यहाँ डायरेक्ट ही ओवरी में, तो ओवरी में यदि एफएसएच ज्यादा तो बात करें अंडे बनने की स्पीड ज्यादा, और ये कम तो अंडों के मरने की स्पीड ज्यादा, यहाँ अंडा सीधा मरता है, अरे बोलो, क्योंकि अंडे ऑलरेडी बन चुके हैं जितने बनने हैं, समझ में आया? चलिए, तो ये बात याद रखना। अब इधर देखो, oogenesis, ये मैंने हेडिंग डाल दिया भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, कुछ भी नहीं लिखना आप लोगों को, बस समझते जाना, देखते हैं कितना जल्दी समझ में आता। इधर देखो, ये मैंने लिखा, ये है पीजीसीज, क्या है ये? आप मुझे ओरिजिन बताओ इसका। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजर। और ऑनलाइन वालों तुम लोग भी सुन लो, बीच बीच में इंस्टाग्राम मत चलाना, पूरा टॉपिक उड़ेगा, क्योंकि पूरा 1 घंटे तक रेगुलरली समझ में आएगा। बीच में तुम 1-2 मिनट के लिए इधर उधर चले गए तो जो करना है पहले करके आ जाओ, मैं चाहूँ तो 1 मिनट रुक भी सकता हूँ। हाँ, बीच बीच में उठ के मत जाना, और जाओ तो मोबाइल लेके जाना। पीजीसी जो होता है, बात करें कि तुमको बात बीच बीच चाय पीनी है, नाश्ता करना है ना, तो पहले कर लो, नहीं तो बीच बीच में इधर नहीं। प्राइमोडियल जर्म सेल का जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल, क्या होता है भाइयों? ठीक है। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल जो होता है, एक्चुअली इसमें होगा माइटोटिक डिवीजन, क्या होगा इसमें? माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन से जो नई सेल्स बनेगी बस उन्हीं को हम लोग बोलेंगे उगोनिया, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। ये 2n थी, और ये जो है 44 प्लस एक्स, एक्स इसका कैरियोटाइप है, अरे बोलो। और ये भी 2n है, ये भी 44 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ है, क्या हुआ है? और इसका माइटोसिस नॉर्मल होता है, कैसा होता है? नॉट लाइक स्पर्मेटोगोनिया की ए और बी, ये सिंपल बनता है, इसलिए वो अमर हो जाती है, ये अमर कभी नहीं हो सकती, है ना? अब ये जो उगोनिया बनी है, याद रखना ये उगोनिया ओवरी में ही आकर उगोनिया कहलाती है, तो पीजीसी आई थी यॉर्क सेक्स से, कहां से आई थी? अब सुनो, जितना भी डिवीजन होना है याद रखना, अकॉर्डिंग टू आप लोग जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जाओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या, इसी साल 5 महीने बाद, सॉरी अब तो 3.5 महीने रह गए, 17 को तो आपका एग्जाम है, काउंसलिंग, रिजल्ट, काउंसलिंग, उसके बाद कॉलेज में एंटर होना, चलो मोटा मोटा 5 महीने ले लेते हैं, राउंड फिगर में मिला के, ठीक है ना? 5 महीने बाद आप मेडिकल कॉलेज में कहीं बैठे होंगे, आपके मन मर्जी के मेडिकल कॉलेज में, अरे बोलो, और तब मिलेगा जब आप
बिना मनमर्जी के, बिना रुके, बिना थके, पसीने में लथपथ होके, भूखे सोए, कैसे भी करो पर पढ़ोगे। समझ रहे हो बात को? फिर जिंदगी भर तुम्हें ऐश करने को मिलेगा, जिंदगी भर। अभी मैं आज दिन में गाड़ी में बैठा, अभी बाहर का टेम्परेचर 43 था। मैं 2 बजे, 1 1:30 बजे क्लास फ्री करके गया था, 43 था। और अभी तो मार्च ही चल रहा है, अभी कोटा की गर्मी तुमने देखी कहाँ है? स्टार्टिंग है। हाँ मुझे पता, तुम 8 10 साल से इधर ही हो। अभी देखना ये 50 तक टच करा देगा, 48, और 48 में तो हालत ऐसी होगी, ये ऐसी भी ना गर्म हवा फेंकने लग जाएंगे, इनकी भी जान निकल जाएगी बात करें तो। अभी तो मार्च लास्ट है, अभी अप्रैल है, और मई होता है मेन वाला पार्ट, तो गर्मी जो चिलचिलाती गर्मी होती है बात करें, मई मिड में, तो देखना उस टाइम तक तो हालत ऐसी हो जानी है। तो अब तुम्हें पढ़ने की इच्छा भी कम करेगी, बल्कि अब तो उल्टा है कि ज़्यादा पढ़ना है और गर्मी ज़्यादा है। तो ऐसे चला के समझ जाना रात को, तो आराम से तुम लोग यही काम करते हो बात करें, है ना। इधर देखो। हाँ अच्छा, मत्सर है तुम्हें जगाने के लिए, बहुत बढ़िया। ऊगोनिया जो है, ये सारी की सारी ऊगोनिया तब ही बन गई थी जिससे पहले कि योगसेक डिस्ट्रॉय होता, और योगसेक 6 मंथ के बाद खत्म हो जाता है। वैसे तो 14 मंथ में खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर खींच के रेंज ले रहे हैं बात करें ये 6 मंथ, क्योंकि सुनना 6 मंथ में योगसेक खत्म तो ओरिजिनल पीजीसी भी खत्म, तो ओवरी में जितनी ऊगोनिया आई बस उन्हीं वही ऊगोनिया आई। अब दोबारा भी फीमेल में ऊगोनिया अर्थात उसके गेमेट नहीं बनेंगे। एक बार एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बन गए तो बन गए, दोबारा नहीं बनेंगे। तो टाइम भी मैं लिख देता हूं, मैं टाइम भी लिख देता हूं बात करें यहाँ पर। इस वाले फेज को हम लोग बोलेंगे बात करें मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलेंगे? हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन फेज कंप्लीटेड। मल्टीप्लीकेशन फेज कंप्लीटेड ड्यूरिंग 25th वीक, ड्यूरिंग 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग 25th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन। अच्छा, 25th वीक मतलब लगभग 6वां महीना होता है। अरे लगभग यही होता है ना, लगभग मोटा मोटा। तो 6 मंथ में जितनी उगोनियां बननी थी बन गई, क्योंकि ओरिजिनल पीजीसी भी खत्म होगी, क्योंकि योगसेक में थी, योगसेक खत्म तो पीजीसी भी खत्म। तो जितना डिवीजन कर 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 फीमेल की ओवरी में आई, बस वही उगोनिया है, अब दोबारा नहीं आएगी दोबारा। हाँ ठीक है, इनका नंबर अभी हम लोग नहीं लिख रहे क्योंकि फिक्स नहीं होता, करोड़ों में होता है, सेल है भाई, और सेल करोड़ों में आ सकती है, क्या समस्या है? अरे बोलो। चलिए, अब पता है क्या होगा इन उगोनिया में। अच्छा, अभी इंट्रा यूट्राइन लाइफ ही चल रही है, अभी इंट्रा यूट्राइन लाइफ ही चल रही है, फीमेल अभी खुद ही एम्ब्रियो है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन फेज कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस में सारा प्रोग्राम 0 लेवल से प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। अरे बोलो। जबकि देखो फीमेल अभी खुद एम्ब्रियो है, फीमेल अभी खुद एम्ब्रियो है। अब यू मानो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारी माँ है, उसका उनका यूजेनेसिस चल रहा है जिससे हम पैदा हुए। अरे बोलो, जल्दी समझ में आएगा। तो हमारी माँ अभी खुद अपनी नानी, यानी हमारी नानी के यूट्रस में, उनकी खुद की मदर के यूट्रस में, और माँ खुद अभी 6 महीने की है, और उनकी ओवरीज में लाखों करोड़ों उगोनियां आ चुकी है। और बोलो। और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं, ये देखो ग्रोथ फेज भी कंप्लीट हो गई, उगोनिया में ग्रोथ होगी, क्या होगी? क्या होगी? उगोनिया में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ कंप्लीट होने से, अच्छा ग्रोथ सच्ची में ग्रोथ होती, क्योंकि याद रखना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल को शो करना है। किसको शो करना है? अब इस फीमेल को ना, इसको जेनेटिक्स मेंटेन करनी है, इवोल्यूशन में टॉप पे रहना है, इकोलॉजी में टॉप पे रहना। तो इसको इतने सारे बात करें, बेरियर, स्ट्रोपेज, जेनेटिक बात करें जो है वो चेक पॉइंट को लेते हुए चलना है, मेल का रोल रखना है, बहुत सारी चीजें देखना, खुद का रोल रखना है, मेल का रोल रखना है, सारी चीजें मेंटेन करनी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करनी है। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तब शो होगी जब oogenesis में बात करें जरूरत से ज्यादा बड़ी साइज का अंडा बने। जितना बड़ा अंडा उतना ज्यादा साइटोप्लाज्म, जितना ज्यादा साइटोप्लाज्म उतने ज्यादा सेल ऑर्गेनेल, तो उतने अच्छे से नेक्स्ट जनरेशन में आपकी जेनेटिक्स आ पाएगी, क्योंकि मेल अपने गेमेट के साथ कुछ नहीं ला रहा, सिर्फ 50% क्रोमोसोम ला रहा है। अरे बोलो। तो अंडा बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करने की जिम्मेदारी इसकी, लेकिन अंडा हैप्लोइड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिप्लोइड अंडा ही पहले दे दिया, हैप्लोइड भी लानी है। अंडा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी शो करे, बड़ा भी हो, ताकि अंडे के स्पर्म से टकराने के चांसेस बढ़ जाए। नहीं कोई ना कोई स्पर्म अंडे से टकराया जाएगा, क्योंकि वैसे तो अंडा 1000 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? लेकिन फिर भी होता तो माइक्रोस्कोपी की है, क्योंकि हम सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल पढ़ रहे हैं। तो सुनना, ग्रोथ स्टेज भी कंप्लीट होगी, और ग्रोथ स्टेज में सच्ची में बहुत तगड़ी ग्रोथ होती है। सच्ची में ये जो अंडा है बड़ा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सेल ऑर्गेनल बढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी, सब कुछ सारे सेल ऑर्गेनल्स बढ़ेंगे, क्योंकि मेल अपने साथ कोई सेल ऑर्गेनल नहीं ला रहा। अरे बोलो। तो ग्रोथ फेज होगी, और ग्रोथ फेज से बस इस उगुनिया को खा पी कर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, और मोटी होते इसको नाम दे देंगे प्राइमरी oocyte। क्या नाम दे देंगे? और ये देखो ग्रोथ फेज भी कंप्लीट हो गई, मैं लिख देता हूं ग्रोथ फेज
also completed during intrauterine life। यानी फीमेल अभी खुद ही एम्ब्रियो है और उसने अपनी ग्रोथ फेज भी कंप्लीट कर ली। ये लो, ग्रोथ फेज भी कंप्लीट होगी। और ग्रोथ फेज में एक इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है वो होता है कि इसी ड्यूरेशन में योक बनता है। क्या बनता है? आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि हमारे अंडे में योक नहीं होता। तो मैं बताऊं, दुनिया में एक भी ऐसा अंडा नहीं है जिसमें योक ना हो। हमारे अंदर लीस्ट योक तो एटलीस्ट होता है। तो जितना भी होता है वो इसी स्टेज में बनता है। अरे बोलो, समझ में? तो पता है क्या, ग्रोथ फेज तभी कंप्लीट हो गया जब फीमेल खुद एक एम्ब्रियो थी। अब यू मानो कि एक मोटा मोटा अपन डाटा ले लेते हैं अपने लर्न करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको लर्न हो जाएगा कि 6 मंथ की कोई फीमेल है जो खुद अभी बेबी फीमेल है अपनी माँ की यूट्रस में, उसकी ओवरीज को यदि अपन चेक करें तो आपको उसमें लाखों, या लाखों ही मान लो, करोड़ों मत बोलो, तो लाखों से काम चल जाएगा, लाखों ऊगोनिया मिलेगी। क्या मिलेगी? लाखों, लाखों ऊगोनिया। अब ये मानो कि ग्रोथ फेज में चलो 1 महीना लग गया, 7वें महीने में जितनी ग्रोथ होनी है हो गई। और सबकी सब सेल थोड़ी बड़ी होगी, और सेल थोड़ी बड़ी होगी तो कितनी बड़ी हो जाएगी? होगी तो सेल ही। अरे बोलो, तो ग्रोथ फेज में साइज में बड़ी होती है, सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, सब कुछ बात करें बढ़ेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। और ग्रोथ फेज भी फिनिश हो गई और इंट्रा लाइफ में होगी, 7वें महीने में ये भी हो गई। सपोज कि 1 महीना इसमें लग गया। अरे बोलो, तो आप कहेंगे सर फीमेल अभी 7 मंथ की, हाँ जी, उसमें ग्रोथ फेज भी कंप्लीट होगी, हाँ जी। सर ये फीमेल ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा जल्दबाजी में? अरे ज्यादा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में। अभी तो खुद पैदा नहीं हुई। और ओजेनेसिस का मतलब होता है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने की तैयारी कर रहे हो। एक मेल मिनिमम प्यूबर्टी एज पर आता है 16-17, उसके बाद उसमें स्पर्म बनते हैं। लेकिन फीमेल खुद एम्ब्रियो है, मात्र 7 महीने की, अभी तो इतनी सी है, और अगली जनरेशन के लिए गैमेट बना लिए। चलो ठीक है, ये तो ग्रोथ फेज भी कंप्लीट होगी। और ग्रोथ, ये लो, ये मैचुरेशन भी स्टार्ट, मैचुरेशन फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। ये प्राइमरी उसाइट, अच्छा ये भी 2n होगी, 44+XX। अरे बोलो, ये जो फीमेल है इसके अंदर प्राइमरी यूसाइड बन गई और इसका मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, अभी तो फीमेल खुद ही पैदा नहीं हुई और अभी से बात करें उसका मैचुरेशन स्टार्ट हो गया। हाँ भाई, स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है, इसमें मैं क्या करूं, हो जाता है। और ये देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। ये देखो, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्टेड बट अरेस्टेड, बट 8 प्रोफेज, 8 प्रोफेज, और प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, एक फीमेल है, यू मानो ये हम सब की माँ है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे तुम ये वाला प्रोसेस, है ना, जिससे आप पैदा हुए, हम पैदा हुए। वो अपनी माँ यानी हमारी नानी की यूट्रस में मात्र 6 मंथ की थी, लाखों उगोनिया थी। 7 मंथ में लाखों वो सब प्राइमरी यूसाइड बन गई। और क्या हुआ, अगले ही कुछ दिनों में मैचुरेशन फर्स्ट स्टार्ट हो गया, मैचुरेशन का मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अटक गया। बोलो, अटकवाना जरूरी है क्या? बिल्कुल अटकवाना जरूरी है। क्योंकि यदि फीमेल ने अपना मियोसिस फर्स्ट पूरा कर लिया और सेकंड भी कर लिया, तो भाई मेरे, फीमेल अभी खुद पैदा नहीं हुई और अभी से अपने सारे एग रिलीज कर देगी। पता लगा पैदा होते ही भी एग रिलीज कर रही है, और प्यूबर्टी पे तो मिनोपॉज आ जाएगा। अरे बोलो, एक न्यू बोर्न बात करें, फीमेल अपने एग रिलीज कर रही है, यानी प्यूबर्टी तो पता लगा साहब मिनोपॉज आ गया, सारे अंडे खत्म, और उसके बाद फीमेल स्टेराइल होगी। अरे बोलो, और फीमेल स्टेराइल नहीं हो रही, आपकी ह्यूमन स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। जो उधर मेल में फर्टिलिटी आई नहीं है, और इधर बात करें फीमेल स्टेराइल, उससे पहले होगी। अरे बोलो, तो टाइम मिसमैच हो गया, ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी। तो माना कि डिवीजन स्टार्ट हो गया, चलो कोई ना कोई ना कोई ना, पर उसको अरेस्ट करवा दो। तो याद रखना, मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी यूसाइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज पर रेस्ट होता है। यदि आपको डिप्लोटीन याद नहीं होता तो एटलीस्ट प्रोफेज याद रख लेना। क्या याद रख लेना? एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अरे बोलो, अब मैंने डिटेल से बता दिया कि प्रोफेज की भी डिप्लोटीन स्टेज, आपने सेल बायो तो पढ़ी होगी ना। हाँ, तो प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हो जाती है। अब थोड़ा सा ए भाइयों इधर देखो, एक कॉमन सेंस लगाओ। एम्ब्रियो, यू मानो कि अगले 15 दिन लगे, 7.5वें महीने में फीमेल अपने प्राइमरी यूसाइट की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में रेस्ट होगी। एक बात बताओ, अब आप क्या चाहते हो कि इसको मिनिमम कब तक आप अरेस्ट चाहते हो कि भाई एटलीस्ट पैदा हो, या एटलीस्ट 5 साल की हो, या एटलीस्ट प्यूबर्टी आए, या एटलीस्ट 25 साल की हो, या एटलीस्ट 50 साल की हो? प्यूबर्टी आए। और मैं बताऊं, अब आगे चेंज होगा भी नहीं। अच्छा, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है
ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को प्राइमरी oocyte की प्रोफेज की डिप्लोटीन पे अरेस्ट किसने करवाया? हम अचीवर में। और आप ही का एनसीईआरटी लेवल का ही पूछा है मैंने, कोई बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा। प्राइमरी oocyte की प्रोफेज की डिप्लोटीन पे इन सेल्स के डिवीजन को, सेल जो कि गेमेट है, इनके डिवीजन को किसने अरेस्ट करवाया? नहीं पता? अरे टीचर के साथ कैमोफ्लेज क्यों करो? साफ मना कर दो नहीं पता, यूं सोचने की कोशिश करते तुम लोग जैसे तो सब पता था। नहीं पता ना, साफ बोल दो, खत्म बात। जैसे कल इसने बोला था ऐसा नहीं पता। हाँ, तुमको हर चीज में ऑप्शन चाहिए। इनिबिन, oocyte मैच्योरेशन इनिबिटरी फैक्टर, एफएसएच, एलएच। ये लो, तुम ऑप्शन देने के बाद भी आंसर नहीं दे सकते। क्या सेकंड क्या? बोले सर ये सेकंड जो है ना थोड़ा मिलता जुलता सा नाम लग रहा है, तो यही होगा। क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एलएचएफएसएस तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि माँ भी प्रेग्नेंट है, तो ऐसा तो ये भी नहीं बोल सकते कि माँ, क्योंकि माँ प्रेग्नेंट जब होगी तो उसमें भी सिर्फ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होंगे। जीएनआरएच एलएचएफएसएस तो प्रेगनेंसी में भी डाउन होते हैं, मतलब खत्म ही रहते हैं डाउन, क्या तभी तो मेस्ट्रुअल साइकिल दोबारा नहीं चलता। अरे बोलो, आंसर सेकंड ही होगा, oocyte मैच्योरेशन इनिबिटरी फैक्टर। और याद रखना, oocyte के मैच्योरेशन को रोकना जरूरी है। ये रोकती कौन है? अच्छा, केमिकल आया कहां से? चलो ठीक है, आंसर आपने तुक्का सही मारा, केमिकल आया कहां से बता दो। ये फॉलिकल ने भेजा। किसने भेजा? क्योंकि अंडा अब फॉलिकल के अंदर आ चुका है। सिंपल सी बात। अब ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो अभी तो छोड़ो, जो पढ़ रहे वो पढ़ो। बस इतना याद रख लो कि प्राइमरी साइड की प्रोफेज की डिप्लोटीन में। लेकिन हाँ, मिनिमम कब तक वेट करना पड़ेगा? क्योंकि एटलीस्ट लेट द प्यूबर्टी कम, और एक बार डिवीजन अरेस्ट हो गया तो हो गया। अब ये डिवीजन केवल और केवल एफएसएच चलवा सकता है। कौन चलवा सकता है? और एक बात बताओ, एक फीमेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 7.5 महीने की है, प्राइमरी oocyte की प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज में उसका डिवीजन अरेस्ट हो गया। अब उसको चाहिए गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर, और वो होता है एफएसएच। और एफएसएच फॉलिकल का भी डेवलपमेंट करेगा और गेमेट का काइनेसिस भी करवाएगा, और एफएसएच मिनिमम प्यूबर्टी पे मिलेगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, रटो मत। फीमेल पैदा हुई, पैदा होने से लेके प्यूबर्टी के पहले एफएसएच कहां से लाओगे? अरे बोलो, क्योंकि जीएनआरएच ही नहीं आएगा तो एफएसएच कहां से आएगा? अरे बोलो। तो शी हैव टू वेट एटलीस्ट टिल प्यूबर्टी। तो याद रखना, ये फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन स्टार्टेड बट अरेस्टेड एट प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज एटलीस्ट टिल प्यूबर्टी। एटलीस्ट टिल प्यूबर्टी बोला मैंने, क्या बोला मैंने? टिल प्यूबर्टी। लेट द प्यूबर्टी कम फर्स्ट, let the FSH come first, and without FSH no gametokinesis। तो gametokinesis अटक गया, तो आगे चलवाने के लिए आपको गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर चाहिए, और गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर एफएसएच होता है। और एफएसएच जो होता है, बात करें प्यूबर्टी के पहले, नहीं मिलेगा। खत्म बात। करे बोलो, समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ये जो बात करें प्राइमरी oocyte है, ये अपनी प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में आकर अरेस्ट होगी। कौन सी स्टेज में? जोर से स्पीको। हाँ, प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में आके अरेस्ट हो गए। जल्दी बोलो। अच्छा, बाकी तो सेम ही रहेगा ना? इसमें थोड़ा ना चेंज आएगा, तो 44 प्लस एक्स रहेगा, क्योंकि अभी तो कोई हुआ नहीं है मियोसिस। अरे बोलो। अच्छा चलो इधर देखो। एक्चुअली मैंने अभी आते आपको बताया कि जो oocyte है वो फॉलिकल में कवर्ड हो जाती है। किसमें कवर्ड हो जाती है? और ये जो फॉलिकल वाली सेल है ना, पता है कहां से आई है? वो जर्मिनल एपिथेलियम के डिवीजन से। किसके डिवीजन से? जो कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो जर्मिनल एपिथेलियम सुपर इंपोर्टेंट होती है, देखो डिवीजन कंट्रोल कर रही है ना oocyte मैच्योरेशन फैक्टर बना के। अरे बोलो, वो आगे पढ़ेंगे दोबारा, भी टेंशन ना लो। प्राइमरी oocyte प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गई। नाउ शी हैव टू वेट एटलीस्ट टिल प्यूबर्टी, लेट द प्यूबर्टी कम, लेट द एफएसएच कम। अरे बोलो, क्योंकि एफएसएच है तो गेमेटोकाइनेसिस है, और हम ऊ जेनेसिस ही तो पढ़ रहे हैं, एफएसएच के बिना नहीं होगा। अरे बोलो। तो अब जो है बात करें फीमेल, आगे बात करें भाई, ये समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि पूरा कहानी की फॉर्म में समझ में आएगा, और तुमको कहानी बीच में से उड़ गई ना, ऊपर का नीचे का सब बात करने कहानी का और सब पार्ट उड़ जाएगा। चलो इसको एक दूसरे में पढ़ाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, इधर देखो, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। क्या हो? एक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एक 6 मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल, जो कि हमारी खुद नानी ही है, वो हमारे पास आई, मेरे पास आई।
कि डॉक्टर साहब मेरे को चेक करो। मैंने कहा ठीक है मैडम चेक करते हैं। मैंने उनको चेक किया, वैसे तो किसी कोई टेक्निक होती नहीं है पर चेक किया मैंने सपोज की, और उनको बोला कि भाई बधाई हो मैडम, आपकी यूट्रस में 6 मंथ की एक बेबी फीमेल है जिसकी चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज को मैंने चेक किया है और उनके अंदर लाखों क्या रखी हुई है, ऊगोनिया। दोस्तों उधर भी तो देखो, मेरे को क्या घूर रहे हो, छठे महीने मूगोनिया। मैंने उनको बोला मैडम घर जाओ, अगले महीने फिर आना। अगले महीने वो मैडम फिर से आई तो उनकी, मैंने बोला कि मैडम आपकी बेबी फीमेल 7 महीने की हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। उनकी चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज, चिन्नी मतलब छोटी, चिन्नी चिन्नी सी ओवरीज को मैंने चेक किया है जिसके अंदर लाखों प्राइमरी ऊसाइट रखी हुई है। क्या रखी हुई है? क्योंकि ऊगोनिया करके ऊसाइट बन गई, प्राइमरी ऊसाइट, यानी ग्रोथ स्टेज भी कंप्लीट होगी। मैंने कहा मैडम फिर घर जाओ, 15 दिन बाद फिर आ जाना। 15 दिन बाद फिर से मैडम आई। मैंने बोला कि मैडम आपकी बेबी फीमेल 7.5 महीने की होगी जिनकी चीनी चीनी से ओवरीज को मैंने चेक किया है और इनके अंदर बात करें प्राइमरी ऊसाइट प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज में रेस्टेड है, लाखों के लाखों सब उसमें रेस्ट हो गई। अरे बोलो। और मैंने और नानी जी को बोल दिया कि मैंने अब आप मत आना प्लीज। क्यों? क्योंकि अब जो है ना एफएसएच चाहिए, और एफएसएच इस लड़की को तब मिलेगा जब ये पैदा होगी, बड़ी होगी और एटलीस्ट प्यूबर्टी आएगी, एटलीस्ट। तब तक मत आना। मैं आगे कोई स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि एफएसएच नहीं है, और एफएसएच नहीं है तो जो डिवीजन एक बार अरेस्ट हो गया उसको आगे कोई नहीं चला सकता, उसको आगे कोई नहीं चला सकता, क्योंकि नो एफएसएच, नो गेमेटोकाइनेसिस, नो फॉलिकल का डेवलपमेंट। अरे बोलो। मैंने कहा मैडम जाओ, अब आप जिस दिन ये प्यूबर्टी एज पर आ जाए उस दिन आना, अगला स्टेटमेंट मैं तब बोलूंगा। नहीं पले पड़ा, नहीं पले पड़ा। आ गया समझ में? सच्ची सच्ची बोलो, साची साची। ठीक है, फीमेल आ गई प्यूबर्टी एज पर, कौन सी एज पर आ गई? ये लो भाई, सीधी प्यूबर्टी एज पर आगे बात करें। फीमेल सीधी ही प्यूबर्टी एज पर आ गई और ये प्राइमरी साइड की प्रोफेस की डिप्लोटिन स्टेज में आ गई। अब फीमेल प्यूबर्टी एज पर आ गई। सुनना, फीमेल प्यूबर्टी एज पर आ गई। याद रखना, गेमेटोकाइनेसिस जो होता है ना, वो सिर्फ उस अंडे का फर्दर डिवीजन हो रहा है, जो कि स्पर्म का हम लोगों ने पढ़ा था। अब स्पर्म तो किसी स्ट्रक्चर में कवर्ड होता नहीं है, पर फीमेल का जो अंडा होता है वो कवर्ड होता है फॉलिकल में। किसमें कवर्ड होता है? क्योंकि फॉलिकल इसकी सेल, उसका नरिशमेंट, कवरिंग, प्रोटेक्शन सब 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 कंट्रोल करती है। ठीक है, तो सुनना, और दोनों को फैसेट चाहिए। स्पर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, स्पर्म तो आराम से खुद ही ग्रो करता है। अरे बोलो, सर्टोली जरूर हेल्प करती है, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो सुनो क्या होता है। देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है ये फॉलिकल के अंदर कवर्ड है। किसके अंदर कवर्ड है? और ये तभी कवर्ड हो गई थी जब ये वाला प्रोग्राम चल रहा था, ग्रोथ फेज के पार्ट वाला, ये वाला प्राइमरी oocyte जब चल रहा था ना, तो इसी ड्यूरेशन में फॉलिकल ने इसको कवर कर लिया था। तो किन किन फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रोफेज में रहेगी, एटलीस्ट मैं फॉलिकल के नाम अभी सिर्फ लिख रहा हूं। ना समझ में कोई बात नहीं, क्योंकि फॉलिकल को इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो अपना आप समझ में आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा देखो पिछले पेज पे देखो मैंने लिखवाया था, नोट्स अपने परफेक्ट होने चाहिए। अरे बोलो, चाहो तो मैं छोड़ भी सकता हूँ लेकिन बेटर लिखवा दूं, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद फिर नोट्स लास्ट में शानदार काम करेंगे अपने। अरे बोलो, तो मैं लिख देता हूं कि किन किन फॉलिकल्स के अंदर ये जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte की प्रोफेज में रहेगी। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना। देखो अच्छा, पहले इधर देखो, ये oocyte ब्लू कलर से बनाई थी मैंने, कलर वही रखूंगा मैं। चारों तरफ ये फॉलिकल है, शुरुआती फॉलिकल को प्री प्राइमोडियल, फिर प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और धीरे धीरे फिर मैच्योर, टर्शरी, ग्रेफेन फॉलिकल ऐसे बनती है। और बोलो, याद रखना, फीमेल प्यूबर्टी एज पर आ गई। कौन सी एज पर आ गई? प्यूबर्टी एज पर आ गई। बात करें फीमेल, तो सुनना, किन किन oocyte, किन किन फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में ही रहेगी। मैं नाम लिख देता हूं फॉलिकल्स का, प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या लिखा मैंने? प्राइमोडियल फॉलिकल, ये लिखा मैंने प्राइमोडियल फॉलिकल। फिर वो बनी प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये कन्वर्ट होगी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये कन्वर्ट होगी अर्ली टर्शरी फॉलिकल। और सुनना, अर्ली टर्शरी फॉलिकल के बाद बनती है मैच्योर टर्शरी। कौन बनती है? और मैच्योर टर्शरी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफेंस फॉलिकल। तो सुनो, जब तक ग्रेफेन फॉलिकल नहीं बनेगी अंदर उस साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक बार अटक गया तो अटक गया। ठीक है, अब इसका डेवलपमेंट कब कब चलता है वो छोड़ो, वो आप अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा, अगला टॉपिक वही है। थोड़ी देर रुक जाओ, घंटा भर उसके बाद पढ़ेंगे। प्राइमरी साइड की प्रोफेस की डिप्लोटिन स्टेज है, फीमेल पैदा हुई, बड़ी 1 साल 2 5 10 11 12 13, सपोज आजाद को उसमें रिलीज हुआ जीएनआरएच और उसमें एलएच और एफएसएच आ गए। चलिए फीमेल आई बात करें। अब नेचर ने फीमेल को 2 ऑप्शन दिए कि देख भाई बहन सुन, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है तेरे लिए कि हम तेरे को, आज तेरी प्यूबर्टी है, बोले ठीक है सर,
हम तेरे को खूब सारा जीएनआरएच और खूब सारा एलएच और खूब सारा एफएसएच दे देते हैं। तो बोले उससे क्या होगा? देख उससे ये होगा कि तेरे अंदर दोनों ओवरीज में लाखों बात करे प्राइमरी साइट प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में रेस्ट है। बोले हाँ सर। और अब प्यूबर्टी आ गई। बोले ठीक है सर। तो ऐसा करते हैं तेरे को खूब सारा एफएसएस दे देते हैं। तो बोले उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि सारी की सारी जो बात करे जो गेमिट है उनका गेमेटोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा। और एलएच भी दे देते हैं, एलएच उनको रिलीज भी करा देगा क्योंकि एलएच गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर है। और तू कल ही एक साथ थाउजेंड्स या लाखों एग रिलीज कर देगी। बोले सर फिर उसके बाद? बोले परसों तेरा मिनोपॉज आ जाएगा। बोले नहीं 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 सर, ये वाला ऑप्शन अलाउ नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन दो मेरे को। मैंने कहा देख बहन ऐसा करते हैं, प्यूबर्टी व्यूबर्टी तो बहाना था, प्यूबर्टी से कुछ नहीं होता। प्यूबर्टी आ गई ना तो ऐसा थोड़ा ना करना है कि ब्रेन से खूब सारा एफएसएच मांगना है, एलएच मांगना है और सारे फॉलिकल्स को या सारे गेमेट को आज ही रिलीज कराना है। ऐसा कर तू एक साइकिल चला, दैट इज कॉल्ड मेस्ट्रो साइकिल। बोले ठीक है। और हर मेस्ट्रो साइकिल में ब्रेन को मैं बोल दूंगा कि भाई ब्रेन हर महीने तू, महीना इसलिए क्योंकि 28 दिन का होता है साइकिल, 28 दिन का होता है, तो ब्रेन को मैं बोल दूंगा कि भाई ब्रेन हर महीने तू इतना सा चिन्ना सा फैसेज भेज कि हर महीने कोई भी फीमेल केवल एक ही फोलिकल को ग्रेफन फोलिकल बना पाए और उसके अंदर भी केवल एक ही अंडा बाहर आ पाए, ताकि हर फीमेल अपनी बॉडी को एटलीस्ट 28 दिन तक प्रिपेयर कर सके टू गेट प्रेग्नेंट। तो कि बॉडी में यदि कोई भी काम प्रिपरेशन के साथ होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो फीमेल सेकंड ऑप्शन पर तुरंत मान गई। अरे बोलो। फीमेल सेकंड ऑप्शन पर बात करें तुरंत मान गई। ऑनलाइन वालों अभी काला काला नजर आ रहा बोर्ड, शांति रखो, लाइट गई या तो लाइट आ जान दो। वैसे जो सुन रहे हो उसमें सुनने में लाइट का कोई रोल नहीं है, इसमें मेन तो थ्योरेटिकल पार्टी है, सुनते जाओ। और जितनी मैं थ्योरी बोल रहा हूँ इतनी तुमको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाके मिलेगी, इधर ही सुन लो तुम लोग, क्योंकि उसके बिना पल्ले वैसे भी नहीं पड़ेगा। फीमेल प्यूबर्टी एज पर आई, एक तो मैंने उसको फर्स्ट ऑप्शन दिया कि भाई बहन ऐसा करते हैं खूब सारा एलएच और एफएसएच दे देते हैं, तो कल ही सारे एग रिलीज कर दे, परसों मीनोपॉज आ जाएगा आप में। सेकेंड ऑप्शन ये कि ऐसा कर कि हर महीने खुद की बॉडी को प्रिपेयर कर, एक एफएसएस हम जरा सा चिन्ना सा भेजेंगे और चिन्ना सा इतना चिन्ना होगा, इतना कम होगा कि मात्र लाखों में से सिर्फ एक ग्रेफिन फोलिकल बनेगी मैच्योर होती होती है और उसमें एक अंडा रिलीज होगा। और बात करें यूट्रस मोटा चिपचिपा और स्टेबल होगा ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। और ये पूरा साइकिल 28 दिन का चलेगा और अंडे अब बात करें मरते भी रहेंगे और जो लकी होंगे वो आ जाएंगे, बात करें उनका नंबर आ जाएगा। और एक दिन ऐसे करते 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 बहन आप 450-500 साइकिल चलाओगे, 50 की एज के आसपास आप में मेनोपॉज आ जाएगा। फीमेल सेकंड वाले ऑप्शन पर मान गए। बोले सर सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है क्योंकि कोई भी काम प्रिपरेशन के साथ किया जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है। और उसने अडॉप्ट कर लिया मेस्ट्रो साइकिल। क्या अडॉप्ट कर लिया? वो मेस्ट्रो साइकिल पर रेडी होगी। बोले ठीक है सर मेस्ट्रो साइकिल। मैंने कहा चलो ठीक है डन। तो एक बात बताओ, अब किसी भी फीमेल में oogenesis में जो चेंज आएगा, मैं फोलिकल का चेंज नहीं पढ़ा रहा, मैं फोलिकल का बस नाम लिखा है, पढ़ा कुछ नहीं रहा। oogenesis में इस बात करें अंडे में जो भी चेंज आएगा अब वो सीधा ही मेस्ट्रो साइकिल में आएगा। बोलो। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि महिला 7.5 महीने की एम्ब्रियो है। मैंने उसको बोला कि मैडम भैया आपकी बच्ची को पैदा तो होने दो, उसके बाद इसको प्यूबर्टी पाने दो। एक्चुअली प्यूबर्टी तो एक बहाना है, हमें अब एटलीस्ट मिनिमम टिल मेस्ट्रो साइकिल का वेट करना पड़ेगा। और मेस्ट्रो साइकिल में सभी मेस्ट्रो साइकिल में सारे अंडों का नंबर नहीं आएगा, वो कुछ लकी अंडे होंगे। हाँ, हमारी एनसीईआरटी एक्चुअली प्यूबर्टी का डाटा देती है कि प्यूबर्टी पर बात करें फीमेल में 60,000 to 80,000 पर ओवरी, यानी 1.2 to 1.6 लाख टोटल फोलिकल्स होगी। बोलो। तो आप कहेंगे सर 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 एक बात बताओ, प्यूबर्टी पे 60,000 to 80,000, हाँ, और 50 साल में ये सारे अंडे खत्म हो जाते हैं, हाँ, और एक महीने में एक अंडा रिलीज होता है, हाँ, तो जिंदगी भर तो 450 या 480 ज्यादा ज्यादा 500 अंडे काम आए। तो बाकी के 1.2 लाख थे, सिर्फ 500 काम आए, तो बाकी के किधर गए सर? ओ भाई मर गए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में तो करोड़ों थे। मैं बताऊं, सबका एक ही आंसर है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ एफएसएच जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिला एफएसएच जिंदगी में। अरे बोलो। ये वो लकी अंडे होते हैं जिनको एफएसएच मिलता है। सर एफएसएच कैसे मिलता है? यू मानो ये अपना रूम एक ओवरी है, आप सब फॉलिकल्स और आपके अंदर एक एक साइड रखी हुई है। अब ब्रेन से एफएसएच आया, ऐसे करके आया, यूं करके फेंका, जिसको मिला ग्रो कर जाओ, बाकी चुपचाप बैठे रहो, जिसको कुछ नहीं मिल रहा मरो। हर फीमेल में हर दिन 100 फॉलिकल पर डे मरती है, चाहे वो एम्ब्रियो है, चाहे वो 1 साल की है, चाहे वो 10 साल की है, चाहे उसमें मेस्ट्रोसाइकिल चल रहा है, हर दिन उसमें कुछ कुछ फॉलिकल मिलेगी। क्योंकि सुनो, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर प्यूबर्टी तो एफएसएच का नामो निशान भी नहीं है।
तो अंडों के मरने की रेट बहुत ज्यादा होती है और अंडे सब फॉलिकल में होते हैं, इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। फिर फीमेल जब प्यूबर्टी पर आ जाएगी तो प्यूबर्टी पर भी हर एक अंडे को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीने सिर्फ एक को मिले। ब्रेन इतना सा एफएसएच भेजेगा, क्योंकि अब हम साइकिल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, और हर महीने सिर्फ इतने को मिलेगा कि सिर्फ एक बात करें जो है ग्रेफेन फॉलिकल, और उसमें एक अंडे का ऊजेनेसिस पूरा हो, हम ऊजेनेसिस पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, ब्रेन सिर्फ इतना सा एफएसएच भेजेगा, केवल एक अंडे का ऊजेनेसिस पूरा हो, और हर महीने भी सिर्फ एक ही को मिलेगा, तो बाकी भी तो चुपचाप ही बैठे रहेंगे। तो याद रखना, फीमेल चाहे एम्ब्रियो हो, चाहे वो प्यूबर्टी एज तक का बात का इंतजार करे, 0 डे से लेकर 13 साल तक, या फिर 13 से लेकर 50 साल तक जब उसके मेस्ट्रुअस चल रहे हैं, तब भी उसमें सबको एफएसएच नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी में केवल 450 अंडे ही ग्रेफन फोलिकल के अंदर सेकंड यूसाइड के मेटाफेज में आ पाते हैं, और बाकी के लाखों करोड़ों सब मर जाते हैं। और याद रखना, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, तभी तो किसी फीमेल में मेनोपॉज आता है। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई किसी फीमेल में मेनोपॉज क्यों आ गया, करोड़ों अंडे थे, ऐसे तो महिला करोड़ों सालों तक जिएगी तो भी मेस्ट्रुअल साइकिल चलाएगी, तो लिख देना सबको एफएसएच नहीं मिलता। आंसर एक ही जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एफएसएच। नहीं आया समझ में? नो एफएसएच, नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, नो फर्दर oogenesis, और एफएसएच की कमी से ज्यादातर अंडे अपने आप ही मर जाएंगे। अरे बोलो। और पूरी जिंदगी में सिर्फ 450 लकी अंडे होंगे जिनका नंबर आएगा। समझ में आ रहा है? और ये बाई चांस होता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू एफएसएच आएगा, तो बाई चांस जिसको मिल गया ग्रो कर जाएगा, जिसको नहीं मिला चुपचाप बैठे रहो और मर जाओ। मर जाओ, फीमेल को कोई टेंशन नहीं, लाखों है। और नॉर्मली उसकी रूटीन जो फिनोमिना है, इसको फोलिकुलर अट्रेसिया बोलते हैं हम लोग। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? तो फीमेल जो है, बात करें प्यूबर्टी एज पर आ गई, देखो प्यूबर्टी से भी कुछ नहीं होता, oogenesis में, म्यूजेनेसिस में तो चाहिए मैस्ट्रोसाइकिल। क्या चाहिए? चलिए पानी पी लेता हूँ रे मैं। हाँ हाँ, तुम भी थके होंगे ना, पानी पी लो, नहीं तो ग्रे मैटर तुम्हारा धुआं छोड़ने लग जाएगा, है ना। गाड़ी ज्यादा इंजन गर्म हो जाता है ना, तो तुम भी कहती देर से दिमाग लगा रहे हो, ग्रे मैटर क्या धुआं छोड़ने लग जाता है। ठंडा पानी पटक लो, कूलेंट पटक लो उसमें, ना क्या आएगा, जाना क्या आ जा। इस टॉपिक में, टॉपिक छोरों को समझ में आता है तो टीचर की गले की वाट लग जाती है, क्योंकि लिखना जरा सा है, चिल्लाना खूब सारा है। चलो सुनो, फीमेल प्यूबर्टी एज पर आ गई। अब पता है आप लोगों को, आप लोग अचीवर में हो और आपने बोला कि हमको सब आता है, तो एक बात बताना, ऐसा ऐसा कभी नहीं बोला तुम लोगों ने। चलो ठीक है, मैंने इमेजिन कर लिया तुम लोग 10th अचीवर के बच्चे हो। एक एक बात बताना, अपने अच्छा अब जो भी चेंज आएगा वो मेस्ट्रो साइकिल में आएगा, और मैं आपको बताऊं, मेस्ट्रो साइकिल का भी मिनिमम 13th डे, कौन सा डे, उसके पहले oogenesis में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, जो थोड़ा बहुत चेंज आता है मेस्ट्रो साइकिल के एफएसएच की वजह से, वो फोलिकल में आ जाता है। किस में आ जाता है? एक्चुअली फोलिकल ग्रो करती करती ग्रेफिन फोलिकल बन जाती है, क्योंकि शुरुआत के मेस्ट्रो साइकिल के शुरुआती दिनों में जो एफएसएच आता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो सारा एफएसएच बाहर वाली सेल ही एब्जॉर्ब करके खुद ही ग्रो करती जाती है, अंदर तो पहुंचने ही नहीं देती। लेकिन जैसे 13 डे आएगा, याद करो, पॉजिटिव फीडबैक आता है एलएच एफएसएच का, एकदम से एलएच और एफएसएच बढ़ते हैं, एफएसएच बढ़ता है 2 से 3 गुना, एलएच बढ़ता है 6 से 10 गुना। अरे बोलो। तो ये जो बड़ा हुआ एफएसएच है, ये अब जाके, अभी तक तो फोलिकल को ग्रो करा रहा था किसी भी मेस्ट्रो साइकिल में, और अब वो गेमेटोकाइनेसिस, अरे डायग्राम दोबारा बनाता हूँ दोस्तों, ये गेमेट, ये अभी प्राइमरी oocyte की प्रोफेज स्टेज में रेस्टेड है। अरे बोलो। और चारों तरफ ये फोलिकुलर सेल से कवर्ड है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर हम फोलिकल बोल रहे हैं। जब मेस्ट्रो साइकिल चलता है ना भाइयों, तब क्या होता है, शुरुआती दिनों में 13 दिन तक तो ये फोलिकल ही ग्रो करती रहती है, और फोलिकल ही ग्रो करती 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 फाइनली ये बात करें ग्रेफेन फोलिकल बन जाती है। क्या बन जाती है? और जब तक ये ग्रेफेन फोलिकल नहीं बन जाएगी, अंदर की तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी एफएसएच आता है इसको बाहर वाली सेल ही एब्जॉर्ब कर जाती है, क्योंकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यही है और गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी यही है। लेकिन गेमेट का काइनेसिस किसी भी मेस्ट्रोसाइकिल के 13th डे को होता है। कौन सा डे को होता है? और मेस्ट्रोसाइकिल का जब तक 13 डे नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं आएगा, तब तक कोई oogenesis नहीं होगा। ये प्राइमरी साइट प्रोफेज की डिप्लोटीन में ही है। तो मैंने क्या लिख रखा ऑलरेडी, कि प्राइमरी साइट प्रोफेज की डिप्लोटीन में रहेगी किन किन फोलिकल्स के अंदर, चाहे वो प्री प्राइमोडियल हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे अर्ली टर्शियरी हो। समझ में आया?
जब तक ग्राफिन नहीं बनेगी तब तक अंदर चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा बाहर आता जाएगा, अंदर नहीं आएगा। अरे बोलो। अब सुनना, फीमेल में मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो गया। एक बात पता है आप लोगों को, देखो कोई भी साइकिल, साइक्लिक चेंज वाले इवेंट को हम साइकिल बोलते हैं। जैसे अपने सिलेबस में दो बड़े साइकिल है, एक है कार्डियक साइकिल और एक है मेस्ट्रो साइकिल, और दोनों से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। कार्डियक और ईसीजी दोनों में से एक वहां से आ जाता है, और इधर मेस्ट्रो साइकिल में से तो मिनिमम दो तीन आते हैं, मतलब पूरा मिला के उसमें मेडिसिन भी आ गई, वहां से दो या तीन इस टॉपिक से जरूर आएंगे, ठीक है। आपको पता है कार्डियक साइकिल और मेस्ट्रो साइकिल, दोनों साइकिल को हम लोग बीइंग अ टीचर हम इसको टेक्निकली गलत पढ़ाते हैं, और पूरी दुनिया में यही है, चाहे आप यूएसए में पढ़ो चाहे इंडिया में पढ़ो। सर कैसे? एक बात बताना, ये कार्डियक साइकिल में हमारी एनसीईआरटी कार्डियक साइकिल स्टार्ट करती है वेंट्रिकल के सिस्टोल से। कहां से स्टार्ट करती है? करती है ना? जबकि झूठ मत बोलो, एस नोड ओरिकल के पास होती है। किसके पास होती है? ओरिकल ऊपर वेंट्रिकल नीचे। तो इंपल्स तो पहले ओरिकल को मिला, तो सिस्टोल तो पहले ओरिकल करेगा, और 0.1 सेकंड में सिस्टोल ओरिकल ही करता है। लेकिन हम लोग वेंट्रिकल के सिस्टोल से पढ़ते हैं, बिकॉज वेंट्रिकल्स आर मच मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू ओरिकल। बोलो। अरे बोलो। वेंट्रिकल का सिस्टोल इज मच मच मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू ओरिकल। तो साइंटिस्ट ने शुरू से वेंट्रिकल को पढ़ाना शुरू किया, और बस पूरी दुनिया में चलन चल पड़ा, और तब से वेंट्रिकल ही पढ़ रहे हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है? ये एक साइकिल है, यहां से शुरू करो तो साइक्लिक चेंज करते करते वापस यहाँ आ जाओ, यहां से शुरू करो तो साइक्लिक चेंज पढ़ते पढ़ते वापस यहाँ आ जाओ, यहां से शुरू करो तो साइक्लिक चेंज पढ़ते पढ़ते वापस यहाँ आ जाओ। तो कार्डियक साइकिल में ज्यादा इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल्स होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया, आप लोग यहाँ भी वही पढ़ोगे जो वेंट्रिकल के साथ स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर में वही पढ़ोगे, चाहे तुम डीएम कार्डियोलॉजी करो कि एमसीएच करो, कुछ भी करो, वही पढ़ोगे जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अरे बोलो। उसमें चेंज नहीं आने वाला। टेक्निकली रॉन्ग है, पर फिर भी पूरी दुनिया ऐसे ही पढ़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेस्ट्रोसाइकिल भी टेक्निकली रॉन्ग पढ़ाया जाता है। मेस्ट्रोसाइकिल का लॉजिक क्या होता है? एवरी मंथ एवरी फीमेल गेट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट। हर महीने हर फीमेल खुद को रेडी करती है प्रेग्नेंट होने के लिए, और वो अपनी बॉडी में बात करें जो है एक ग्राफिन फोलिकल बनाती है ओवरी में, और ग्राफिन फोलिकल जब फटती है तो अंडा जो है सेकंड ड्यूसाइड की मेटाफेज स्टेज में फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कल पढ़ा था हम लोगों ने डायग्राम। और ओवरी में जो फटी हुई ग्राफिन फोलिकल है उसको कॉर्पस ल्यूटेम बोलते हैं, जो 9 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सोर्स तैयार हो गया, और यूट्रस मोटा चिपचिपा स्टेबल हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 6 या 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। फिर बात करें वहां से एससीजी नाम का एक सिग्नल चला जाएगा कॉर्पस ल्यूटेम को, और अगले 9 महीने तक कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन रहेगी, और यूट्रस मोटा होता रहेगा, और जाइगोट बच्चा बनकर इतना बड़ा हो गया। फिर बोलो। लेकिन यदि स्पर्म नहीं आया तो अंडा भी मरेगा। अंडा मरा तो कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो एससीजी नहीं गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम भी मरेगी, और कॉर्पस ल्यूटियम भी मर गई तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी से वो जो एक्स्ट्रा दीवारें बनी थी यूट्रस में वो टूट जाएगी, और टूटेगी तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होने में लगते हैं 5 दिन। कितने दिन लगते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी फीमेल के जो 28 दिन का मेस्ट्रो साइकिल होता है, 28 डेज का, उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो शुरू के 5 दिन है कि लास्ट के 5 दिन है? लास्ट के। वो लास्ट के 5 दिन है। जबकि झूठ मत बोलना, एनसीईआरटी में जिस दिन ब्लीडिंग होती है एनसीईआरटी उसको फर्स्ट डे बोलती है, जबकि टेक्निकली वो पिछले मेस्ट्रो साइकिल जो अनसक्सेसफुल हुआ है, जिसमें फीमेल कुडंट गेट प्रेग्नेंट, अरे बोलो, वो मेस्ट्रो साइकिल था, क्योंकि स्पर्म नहीं आया, और स्पर्म नहीं आया तो वो एंडोमेट्रियम टूट गई, और टूटी तो ब्लीडिंग होगी। तो देखा जाए तो जिसको एनसीईआरटी फर्स्ट डे बोलती है वो 24 है, 25, 26, 27, 28। बोलो। लेकिन पूरी दुनिया ही इस साइकिल को ब्लीडिंग फेज को फर्स्ट डे मानती है। एमबीबीएस में भी आप यही पढ़ोगे, चाहे तुम गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ तो भी यही पढ़ोगे। ये दोनों साइकिल टेक्निकली हम लोग बीइंग जूलॉजिस्ट हम लोग रॉन्ग पढ़ाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ऐसे पढ़ाती है। अरे बोलो। वो ब्लीडिंग का फर्स्ट डे नहीं है, ब्लीडिंग फर्स्ट डे नहीं, ब्लीडिंग 24th डे है, क्योंकि आप पिछले महीने की ब्लीडिंग करा रहे हो, सारे चेंज अबाउट हो रहे हैं, अगले महीने का साइकिल प्री ओवुलेटरी से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? लेकिन पूरी दुनिया इसको गलत पढ़ती है। नहीं समझ में आ रहा है? मैस्ट्रोसाइकिल टेक्निकली हम लोग रॉन्ग पढ़ते हैं, क्योंकि मैस्ट्रोसाइकिल टेक्निकली रॉन्ग इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये साइकिल जाना जाता है अपनी ब्लीडिंग के लिए। और जब से ह्यूमन सिविलाइज हुआ है, कोई भी फीमेल इस साइकिल को चलने ना चलने का पता उस फीमेल को कैसे पता लगेगा? उसमें ओवम रिलीज हुआ उसको पता लगेगा ना? कॉर्पस ल्यूटियम बना पता लगेगा ना? एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा पता लगेगा ना? ब्लीडिंग होगा पता लगेगा, हाँ। तो जिस दिन ब्लीडिंग होती फीमेल इसको हजारों सालों से फर्स्ट डे काउंट करता था, करती थी, और साइंटिस्ट ने भी फीमेल को फॉलो किया, बोले यार ये साइकिल जाना ही अपनी ब्लीडिंग के लिए जाता है, तो बोले ब्लीडिंग से पढ़ना शुरू कर दो, टेक्निकली बाकी हम सब सेट कर लेंगे, कार्डियक साइकिल भी तो पढ़ी रहे। अरे बोलो। और पूरी दुनिया में ही बात करें मेस्ट्रोसाइकिल टेक्निकली रॉन्ग पढ़ाया जाता है। वो 24th डे होता है भाइयों, जिसको एनसीईआरटी फर्स्ट डे बोलती है। क्या बोलती है? नहीं समझ में आ रहा?
तो साइंटिस्ट ने भी फीमेल को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? फीमेल को फॉलो किया और उसी को फर्स्ट डे मान लिया। अब चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए शांति से सुनते रहो। मेरा भी गला दुख रहा है, ठीक है ना, सुबह से चिल्ला रहा हूं मैं भी। इधर देखो, अब एक बात बताओ, फीमेल में, इस फीमेल में जो अपन पढ़ रहे हैं, इस फीमेल में अब जो भी चेंज आएगा oogenesis में, मतलब इस गेमिट में, वो केवल और केवल और केवल मेस्ट्रो साइकिल का 13 डे आएगा। तो 13 डे तक जितना भी एफएसएच आएगा वो सबको तो बाहर वाली फॉलिकुलर सेल ही एब्जॉर्ब कर लेगी, अंदर तक पहुंचने ही नहीं देगी। और 13 डे को याद रखना, एलएचएफएसएच का लेवल बढ़ता है। बोलो। तो वो जो हाई लेवल का एफएसएच होता है वो अंदर तक पहुंच पाता है। और उसने कहा कि देख, अब मैं आ गया, अब मैं गेमेटोकाइनेसिस कराऊंगा। अरे बोलो। तो एक बात बताओ, लाखों थे लेकिन लकीली केवल एक का नंबर आएगा। अब सुनना, टेक्निकली तो हम लोग रोंग पढ़ते हैं, टेक्निकली हम लोग रोंग पढ़ते हैं मेस्ट्रो साइकिल, लेकिन जब मैं कार्डियक साइकिल पढ़ाता हूं, और मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, शांति रखो, ठीक है? तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है खराब है तुम जानो, मैं ही पढ़ाऊंगा। कार्डियक साइकिल जो होता है ना, भगवान कसम, आई शपथ, इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, 11 साल, और लाखों बच्चे पढ़ा दिए होंगे, 1.5-2 लाख कार्डियक साइकिल इतने बच्चों को पढ़ाए। आज दिन तक एक सिंगल बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर ये कार्डियक साइकिल आप किसका पढ़ा रहे हो, मेल का पढ़ा रहे हो कि फीमेल का पढ़ा रहे हो कि बच्चे का पढ़ा रहे हो कि बूढ़े का पढ़ा रहे हो। नहीं, कोई नहीं पूछता। फिर जैसे ही मैं मेस्ट्रो साइकिल पढ़ाना शुरू करता हूँ, बच्चे के डाउट, सर ये फीमेल का प्यूबर्टी वाला मेस्ट्रो साइकिल है या जिसमें प्रेग्नेंट होगी वो वाला है कि मेनोपॉज वाला है? भाई सारे डाउट तुमको यही क्यों आते हैं, वहां क्यों नहीं आते? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैं घर की बात बताऊं, दोबारा कभी मत पूछना, साइकिल साइकिल होता है। जब हम कार्डियक साइकिल में कुछ नहीं पूछते, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि साहब हम बच्चे थे तो हमारी हार्ट बीट जो होती थी उसमें लब और डब साउंड आता था, सेमी लूनर बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड के बंद होने से डब लब, और सेमी लूनर के बंद होने से डब आता है। तो साहब बचपन में तो लब डब आता था, और जैसे जैसे हमारा कार्डियक साइकिल, हम एडवांस होते गए, बूढ़े होते गए, हमारे हार्ट बीट जो है बात करें उसमें चेंज आया, और उसमें बात करें साउंड में चेंज आ गया, बुढ़ापे में लब डबा डब 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 आता है। बचपन में लब डब लब डब लब डब, बुढ़ापे में लब डबा डब 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 डब। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप लोग मेरे से कभी ये नहीं पूछते कि सर ये कार्डियक साइकिल बच्चे का है कि बूढ़े का है, मैं लब डब पढ़ाता हूं, चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो सुनो, ये क्वेश्चन दोबारा किसी ने पूछ लिया ना, कैमरे के सामने बात करे, 2-4 घुसे दर दूंगा। सुनना, मैं आपको लिटरली मेस्ट्रो साइकिल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे का चेंज मेट्रो साइकिल के बिना नहीं होगा। और मेस्ट्रो साइकिल मेरी मर्जी में कोई सा पढ़ाऊं, क्योंकि साइकिल साइकिल होता है। जब हर कार्डियक साइकिल सिंस बर्थ टिल नेचुरल डेथ सेम है, तो मेस्ट्रो साइकिल भी सेम होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो फीमेल का फर्स्ट मेस्ट्रो साइकिल है, या जिसमें प्रेग्नेंट हुई वो वाला है, या जिसमें बात करें उसका ब्रेकअप हुआ है वो वाला है, या जिसमें बात करें उसमें मेनोपॉज आया वो वाला है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो। तो दोबारा किसी बच्चे ने पूछ लिया ना कि सर ये आप कौन सा वाला साइकिल पढ़ा रहे हो, मैं पहले बात करे दे के उसका कार्डियक साइकिल तेज कर दूंगा। समझ रहे हो तुम लोग? कोई नहीं पूछेगा। अब हर मेस्ट्रो साइकिल में क्या चेंज आते हैं फीमेल में, मैं बता देता हूं, सुनो। एक ग्रेफेन फॉलिकल बनेगी, एक अंडा रिलीज होगा, यूट्रस मोटा और चिपचिपा होगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई चेंज नहीं आता। ये मोटा मोटा चेंज पढ़ा दिया, डिटेल्स आप पढ़ने वाले हैं। अरे बोलो। तो साइकिल कौन सा है? तो मैं अब लिटरली जो भी चेंज आएगा मेस्ट्रो साइकिल में आएगा। तो एक बात बताओ, इस फीमेल का मैं मेस्ट्रो साइकिल पढ़ा रहा हूं, बोलो कौन सा वाला? कोई सा भी। अब चाहे ये फीमेल 13 ईयर की है मेरे भाई, 30 ईयर की है, चाहे म्यूनोपोज वाला लास्ट मेस्ट्रो साइकिल है, साइकिल साइकिल होता है। आया समझ में? तो दोबारा कोई डाउट मत ला देना कि सर आपने तो कहा था मिनिमम प्यूबर्टी, तो भाई मैंने ये भी तो कहा कि एफएसएच आने दो, और आगे का चेंज सिर्फ मेस्ट्रो साइकिल में आएगा, और साइकिल साइकिल होता है, फिर कोई सा भी पढ़ाओ। अरे बोलो। नहीं आया? आ गया? तो चलिए, ये हुआ क्या कि फीमेल को बात करें ना, मेस्ट्रो साइकिल चल रहा है और मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो गया। चलिए बताओ, फीमेल की एज कितनी है? सर कुछ भी, प्यूबर्टी से मेनोपॉज आपकी जो मर्जी है लो। अरे बोलो। एक ओल्डर फीमेल भी ले सकते हैं, काफी बात करें कि 48 ईयर की लास्ट मेस्ट्रो साइकिल है तो भी सेम चलेगा मित्र। वो टीनेजर है, फर्स्ट साइकिल है तो भी सेम चलेगा। मिड एज में 30 ईयर की तो भी सेम साइकिल चलेगा। अरे बोलो। भाई साइकिल साइकिल होता है, हर आइडियल चलता है, साइकिल आइडियली होते हैं, तभी तो आप साइकिल बोल रहे हो। जब हर कार्डियक साइकिल में लब और डब आता है, तो हर मेस्ट्रो साइकिल में भी एक ही अंडा, एक ही ग्राफिन फॉलिकल, और यूट्रस मोटा और चिपचिपा स्टेबल, दैट्स ऑल। अरे बोलो। ठीक है। तो क्या हुआ, फीमेल को बात करें, मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो गया, और मेस्ट्रो साइकिल स्टार्ट हो गया तो फीमेल को मिला एफएसएच। क्या मिला? और एफएसएच 13वें दिन मिलेगा। शुरू वाला तो बाकी बाहर वाली एब्जॉर्ब कर जाएगा। और ये देखो, मैंने लिख दिया, कलर चेंज कर देता हूं, ये देखो
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड। लेकिन ये पता है कंप्लीट कहां होगा? इनसाइड ग्राफियंस फॉलिकल, इनसाइड। और मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया जीएफ। क्या लिख दिया? जीएफ। अभी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, बाकी पूरे चैप्टर में जीएफ से काम चला दूंगा, तो समझ जाना, गलत मतलब ना निकले इसका। जीएफ बोले तो ग्राफियंस फॉलिकल, जीएफ बोले तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ है। रुको, और मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ है, कारण भी मैं लिख देता हूं, कारण भी मैं लिख देता हूं, कारण भी ड्यू टू FSH, फिर पूरे लिख देता हूं इन एवरी मेस्ट्रोसाइकिल, हर एक मेस्ट्रोसाइकिल में। और हर एक मेस्ट्रोसाइकिल में केवल एक का होगा, कितने का होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलो। अब एक बात बताओ, ओए कहानी में ट्विस्ट आ गया, इधर देखो, कहानी में ट्विस्ट आ गया। सर क्या ट्विस्ट आया? ट्विस्ट ये आया कि हमारी ह्यूमन जेनेटिक्स ने, मेल ने साफ साफ मना कर दिया, भैया हम नहीं ला रहे, बात करें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस शो करने की जिम्मेदारी फीमेल की है। तो फीमेल के सामने एक नई समस्या आन पड़ी। बोले मियोसिस तो हो जाएगा, हैप्लोइड तो हम अटेंड कर लेंगे, लेकिन पता ही क्या होगा? बोले क्या होगा? एक ग्राफेन फॉलिकल में एक oocyte रखी हुई है, ठीक है जी, और एक oocyte का भी यदि यूजेनेसिस होता है तो अंडे तो 4 बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बाद। बोलो, तो फीमेल के साथ समस्या आन पड़ी, क्योंकि क्या होगा कि उस oocyte का जो साइटोप्लाज्म है वो 25-25-25-25% 4 अंडों में डिवाइड हो जाएगा, और हमें ऐसे घटिया क्वालिटी के 4 अंडे नहीं चाहिए। हम ह्यूमन एवोल्यूशन में इतने ऊपर आते हैं कि हम यदि एक बच्चा भी पैदा करेंगे उसकी सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम हाइपोथैलेमस के साथ मैटरनल पैटर्नल केयर भी देते हैं, घरों में रह रहे हैं, अरे बोलो फूड चेन पर राज कर रहे हैं। हम अंडे नहीं देते, एनसीईआरटी इकोलॉजी बोलती है कि अंडे ज्यादा दिए जाते हैं क्योंकि ज्यादातर मरते हैं इंटर इंटर एनवायरमेंटल स्ट्रगल में, अरे बोलो। और ये स्ट्रगल हमारे लिए ऑटोमेटिकली कम हो गया, फूड चेन में सबसे टॉप पर है हमारे ब्रेन की वजह से, अरे बोलो। तो याद रखना, ह्यूमन यदि एक बच्चा भी पैदा करेगा उसकी सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा होती है इस प्लानेट पर। तो ह्यूमन फीमेल ने सोचा कि यदि मैंने एक अंडे का जेनेसिस किया तो अंडे तो 4 बनेंगे। अब 4 अंडे तो लोकल करेक्टर है, घटिया करेक्टर है, तो कुत्ते बिल्लियों के पास भी होता, तो फिर उनमें हमें कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो ह्यूमन फीमेल ने एक नया बात करें जो है अरेंजमेंट सोचा, उसने सोचा ओ हो मेरे को तो पोलर बॉडी बनानी, क्या बनानी है? क्योंकि यदि उसने 4 बराबर साइज के अंडे बना दिए तो घटिया क्वालिटी के 4 अंडे बनेंगे भाई। और यदि अंडा एक ही चाहिए तो एक अंडा मतलब बड़ा अंडा, ब्रांडेड अंडा, कौन सा अंडा? इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाएंगे, नाइकी का, अरे बोलो। समझ में आ गया? कोलंबस के 4 घटिया क्वालिटी के नहीं चलेंगे, एक ही चलेगा पर इंटरनेशनल क्वालिटी का। क्योंकि सुनो भाई, सीरियसली सुनो, ह्यूमन यदि एक बेबी भी पैदा करता है तो इकोसिस्टम में आपकी सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा है। तो ह्यूमन ने एक नया तरीका सोचा एवोल्यूशन के दौरान, और उसने बना दी पोलर बॉडी। क्या बना दी? सर ये पोलर बॉडी क्या होती है? अरे मैं बताऊं पोलर बॉडी क्या होती है। पोलर बॉडी बनाकर फीमेल अपने सारे पर्पस सोल्व कर लेती है। कैसे? इधर देखो, इधर देखो, इधर ये प्राइमरी साइड प्रोफेस की डिप्लोटीन पटकी हुई थी, महिला का मेस्ट्रो साइकिल चल रहा है, ये आज 13वां दिन आ गया। जल्दी बताओ इस महिला का अपन कौन सा वाला मेस्ट्रो साइकिल पढ़ रहे हैं? पहला, दूसरा, चौथा, 5, 7, 200? वही साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? एफएसएच आया, और उसने, महिला ने एफएसएच को बोल दिया कि देख एफएसएच, तू है ना कैरियोकाइनेसिस तो नॉर्मल करा दे पर साइटोकाइनेसिस एबनॉर्मल करा देना। बोले क्यों? बोले समझा कर, ये 4 घटिया क्वालिटी के तो लोअर एनिमल करते हैं, अपन तो एक ही अंडा बनाएंगे। बोले ठीक है मैडम। उसने क्या किया? कैरियोकाइनेसिस तो नॉर्मल कर दिया, यानी दोनों तरफ बात करें 50-50% क्रोमोसोम डिवाइड कर दिया। अरे बोलो, समझ रहे हो? लेकिन क्या हुआ जब साइटोकाइनेसिस का नंबर आया, तो उसने मेटाफेज एक पार्टली बना दी, और एक सेल को जरा सा साइटोप्लाज्म मिला और एक को मैक्सिमम साइटोप्लाज्म दिया। तो जिस सेल को ज्यादा साइटोप्लाज्म दिया उसको 95% से भी ज्यादा दिया, और छोटी को 5% से भी कम दिया, लेकिन न्यूक्लियस दोनों को बराबर दिया। हम भी यही चाहते थे, एक को मारो ताकि दूसरा उसकी कोस्ट पर अच्छे से जिए। आप जिंदा हो, आप कई एनिमल की कोस्ट पर जिंदा हो, इकोलॉजी याद करो। अरे बोलो, रिसोर्सेज। तो हम चाहते हैं कि 4 पैदा करेंगे उससे एक ही पैदा करें, लेकिन उसके इकोसिस्टम में सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा अच्छी हो। तो हमने क्या किया? जानबूझकर हैप्लोइडी भी अपने को चाहिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी चाहिए, तो हमने सारा साइटोप्लाज्म एक बड़ी सेल में खींच लिया, और दूसरी सेल को सिर्फ न्यूक्लियस दिया है और साइटोप्लाज्म दिया ही नहीं। जब साइटोप्लाज्म दिया ही नहीं तो ये जो बेचारी छोटी सी सेल है, इसी को बोलते हैं पोलर बॉडी, और ये तड़प तड़प के मरेगी, वो साइटोप्लाज्म तो दिया ही नहीं। तो न्यूक्लियस भी नष्ट, उसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिसको साइटोप्लाज्म दिया वो आज आप और मैं हूं, हम इसी से बने। अरे बोलो, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी शो हो गया, हैप्लोइडी भी अटेन हो गई। अरे बोलो,
इसलिए ह्यूमन फीमेल जानबूझ के पोलर बॉडी बनाती, क्या बनाती है? अरे भाई इवोल्यूशन में बहुत एडवांस करेक्टर है आप पे, तो उसने पोलर बॉडी बनाई। तो सुनना, अच्छा दोनों के अंदर क्रोमोसोम तो आधे आधे गए ना, साइटोप्लाज्म भी आधा आधा गया ना, एक में मोर देन 95, एक में लेस देन, तो 5 वाला अपना आप मरेगा नहीं मरेगा? अरे जब साइटोप्लाज्म भी नहीं दिया तो तड़प तड़प के मरेगा। ये तड़प तड़प के मरे पोलर बॉडी, ताकि दूसरी वाला लग्जरियस लाइफ जिए, जो कि आज आप और मैं हूं। अरे बोलो, हम अपनी माँ के इसी वाले बात करें सेल से बने। नहीं आया नहीं 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 आया, तुमको इतनी भारी भारी होती है कि और समझ में आ रही है? इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग यार। इधर देखो, बात करें, अब इधर देखो, इधर देखो। हाँ, तो जो बड़ी सेल बनी ना, जो कि प्राइमरी में डिवीजन हुआ है, तो फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन हुआ है, तो भाई सेकेंडरी बोलेंगे। बड़ी वाली सेल को तो बोल देंगे सेकेंडरी यूसाइट, क्या बोल देंगे? बड़ी वाली। और इसमें भी ये एन है और 22 प्लस एक्स है। अच्छा, जो छोटी सी चिन्नी सी सेल बनी उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या बोलेंगे? अच्छा, मैंने इसको फर्स्ट क्यों बोला? क्योंकि अभी मित्रों मियोसिस सेकंड भी तो बचा है, नहीं तो फिर वहां दो अंडे बन जाएंगे, तो फिर वहां फिर से एक पोलर बॉडी बना देंगे, ताकि साइटोप्लाज्म हेप्लोइड का हेप्लोइड ही रहे, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पूरा एक में खींच ले। अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इस पोलर बॉडी का जो कैरियोटाइप है वो क्या होगा? हैप्लोइड ही रहेगी ना भाई, 22 प्लस एक्स है। बोलो ये पोलर बॉडी का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ही तो नहीं है सर इसका, इसका फ्यूचर ही तो नहीं है। हम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी में बिलीव करने लग गए। अरे बोलो, 4 कोलंबस के नहीं, नाइकी का एक ही। अरे बोलो, समझ गए बात को? तो याद रखना, ये पोलर बॉडी ये करेगी डीजनरेट, क्या करेगी? डीजनरेटेड। अच्छा सुनना, पोलर बॉडी वैसे तो जैसे ही बनी थोड़ी देर में, कुछ मिनटों बाद ही डिजनरेट कर जाएगी, क्योंकि आपने उसको कुछ दिया ही नहीं बेचारी को। अरे बोलो, लेकिन कभी कभार किसी किसी फीमेल में ये पोलर बॉडी डिवाइड कर जाती है। और सुनो, यदि इसने डिवीजन किया, हाँ, तो अब और जल्दी मरेगी, क्योंकि बात करें साइटोप्लाज्म 2.5% ही रह जाएगा। ले देकर फ्यूचर कुछ नहीं है, ले देकर फ्यूचर। तो आपको सर आप इतना डिटेल्स क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपके नीट में नंबर ऑफ पोलर बॉडीज के क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी पोलर बॉडी लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन वो लोग नंबर से पूछते हैं। तो सुनना, नॉर्मली तो ये पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाएगी, लेकिन मैंने एरो लगाया और यहां लिख दिया सम टाइम। क्या लिख दिया? सम टाइम ये डिवाइड कर जाएगी और एक से ये दो पोलर बॉडी बन जाएगी, एन और एन। और ये मैंने लिख दिया यहां पर 2 पोलर बॉडीज। क्या लिख दिया? अच्छा, 2 पोलर बॉडी बन भी गई ना, तो भी टेंशन ना लो, ये करेगी डीजनरेट। क्या करेगी? यानी कुल मिलाकर फ्यूचर कुछ नहीं है। या तो 5% वाली जो फर्स्ट पोलर बॉडी वही मर जाएगी, लेकिन कभी कभार जैसे कोई महिला पूरी जिंदगी में 450 मेस्ट्रो साइकिल चलाती है, तो एक दो मेस्ट्रो साइकिल में डिवाइड कर जाती है, बाकी तो ये भी नहीं करती। अरे बोलो, चलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, मेस्ट्रो साइकिल का कौन सा दिन आ रहा है ये? 13 डे। और 13 का एफएसएस का लेवल अपने पीक पर होता है। उसने मियोसिस फर्स्ट कराया, अरे तो फिर सेकंड भी तो कराएगा। ऐसा थोड़ा ना कि मियोसिस फर्स्ट इस महीने करा लिया, सेकंड अगले महीने कराएंगे। रे बाबा थक गया अपन, नहीं, जो होना है 13-14 को ही होता है। याद रखना, फीमेल के मेस्ट्रोसाइकिल का 13 और 14 सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। अरे बोलो, जो होना है इसी दिन होना है। अरे बोलो। तो सुनना, होगा क्या कि मियोसिस फर्स्ट हो गया तो मियोसिस सेकंड भी तो होगा, तो मियोसिस सेकंड किस में होगा? अरे जो बचेगा उसमें होगा। बची कौन? तो इसमें मियोसिस सेकंड होगा। ये देखो मित्र, ये मैंने लिख दिया, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्टेड। सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्टेड बट अरेस्टेड, बट 8 मेटाफेज, 8 आगे का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 8 मेटाफेज। तो ये जो अंडा है वो अपनी सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो गया। और ये अभी भी बात करें एन ही है, 22 प्लस एक्स ही है। बोलो, अंडा यहीं अरेस्ट हो गया। आप कहोगे सर ये बार बार आप म्यूसिस चलाते हो और फिर अटका देते हो। आपने म्यूसिस फर्स्ट को प्रोफेस की डिप्लोटीन में अटकाया था भाई, इसलिए अटकाया था कि कम से कम फीमेल को पैदा होने दो, लेट द मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट। अरे बोलो, तो सर वो तो समझ में आता है, अब क्यों अटका रहे हो सर? अब तो करो ना। ओ भाई, मेल का भी तो रोल रखना है। यदि फीमेल ने अपना ओजेनेसिस खुद ने ही पूरा कर लिया, तो मेन जेनेटिक्स का फिर रोल क्या बचेगा? मेल जेनेटिक्स का देखो, फीमेल का मतलब समझो बात को, फीमेल का ओजेनेसिस कितने चेक पॉइंट के साथ चलता है। पहले खुद के मेस्ट्रोसाइकिल का वेट करेगी, फिर बाद में स्पर्म का वेट करेगी, क्योंकि खुद ने अपना ओजेनेसिस पूरा कर लिया तो उसके पास सारी पावर है, प्रेगनेंसी है, अंडा है, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, सब कुछ पावर है।
वो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कर लेगी, ह्यूमन खत्म हो जाएगा, मेल खत्म हो जाएगा ह्यूमन जेनेटिक्स में से। अरे बोलो। तो अंडा सेकंड यूसाइट की मेटाफेज पर अटक गया। आप में से कोई बता सकता है इसको किसने अटकाया? इनिबीन। इनिबीन है ना एफएसएच का परमानेंट दुश्मन है। अभी अपन बाद में पढ़ेंगे पर मोटा मोटा पढ़ा देता हूं क्या होता है। अब इधर देखो क्या होता है, एलएच का लेवल 6 से 10 गुना बढ़ता है। बढ़ा तो एफएसएच का भी इतना ही था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन इनिबीन ने आके एफएसएच को बोला, बोले एफएसएच सर आप गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर, बोले हाँ। आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, बोले हाँ। तो आपने फॉलिकल हो ग्राफन फॉलिकल बना दी, बोले हाँ। और आप गेमेटोकाइनेसिस भी हो, तो आप गेमेट का काइनेसिस करते हो, बोले हाँ करता हूँ ना। तो प्लीज आप समझो गेमेट का काइनेसिस फर्स्ट म्योसिस हो गया और सेकंडरी मेटाफेज पे चल रहा है, प्लीज आप यहीं अटक जाओ। बोले क्यों? बोले यदि आप यहाँ नहीं अटके ना तो ह्यूमन इवोल्यूशन में से मेल वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे। बोले क्या बात कर रहा है? क्योंकि यदि फीमेल ने खुद नहीं अपना ओजेनेसिस कर लिया तो फिर स्पर्म का क्या रोल बचेगा? अरे बोलो। इसीलिए तो एफएसएस सिर्फ 2 से 3 गुना ही बढ़ता है, एलएच को कोई रोकने वाला नहीं हो, 6 से 10 गुना बढ़ता है। अरे बोलो। इनिबिन परमानेंट दुश्मन है एफएसएच का, मेल में भी था फीमेल में भी होगा। अरे मेल में भी तो रोका था स्पर्म काउंट कंट्रोल करने के लिए, तो फीमेल में एफएसएच को रोकेगा। मैंने क्या बोला था, सेम वहां भी काम आएगा। और अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, ये हार्मोन तो बाद में पढ़ेंगे मेस्ट्रोसाइकिल में, अभी तो अपन ओजेनेसिस पढ़ रहे हैं। इधर देखो, फीमेल का सेकंड ड्यूसाइड की मेटाफेज स्टेज बात करें, आके रेस्ट हो गई और ये 13 की नाइट आ गई। कौन सी नाइट आ गई? इतने में आया एलएच। कौन आया? एलएच आया। एलएच 10 टाइम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 6 से 10 गुना बढ़ता है एलएच, और एलएच को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि एलएच तगड़े लेवल पर आएगा। अच्छा, एलएच है गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर। क्या है? और वो ओवरी में, अब यू मानो अपना रूम ओवरी है, एलएच आया ब्लड के थ्रू, वो उसने बाकी फॉलिकल्स को देखा है और सबके अंदर प्राइमरी साइड प्रोफेज के डिप्लोटीन में पड़ा हुआ था, उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने देखा कि एक ग्राफिन फॉलिकल है जो मटर के दाने के बराबर मोटी हो जाती है प्रैक्टिकली, बाकी सब माइक्रोस्कोपिक होती है, और हर महीने केवल एक ही ग्राफिन फॉलिकल बन सकती है क्योंकि ब्रेन चिन्ना सा फेसेस भेजता है। एक ग्राफिन फॉलिकल है और उसके अंदर अंडा सेकंड ड्यूसाइड की मेटाफेज स्टेज में रखा हुआ है। इतने में एलएच आया, और एलएच ने बात करें जैसे आया, अंदर अंडा देखा, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर अंडा था, और एलएच ने बात करे आओ देखा न ताओ देखा, मिला के इस बात करे ग्राफिन फॉलिकल को लात मारी और ग्राफिन फॉलिकल भी फटी और ओवरी भी फटी, और सेकंड ड्यूसाइड के मेटाफेज स्टेज में अंडा वहां से रिलीज हो गया, और फटाफट फिमरियानस को कैच करके डाल लिया एम्पुला। कहां डाल लिया? और ये जो अंडा था सेकंड ड्यूसाइड के मेटाफेज जिसमें कुछ फॉलिकुलर सेल और जोना पोलिसोडा को लेकर बाहर आ गया, और ये आ चुका है एम्पुला। कहां आ चुका है? एलएच गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर है, याद रखना। एलएच जब अपने पीक पर आएगा तो 24 घंटे में ओवुलेशन करेगा, तो 13 को पीक पर आया तो ओवुलेशन कौन सा डे होगा? तो 14 डे ओवुलेशन हो जाना है। और गैमेट एलएच कौन है? गैमेटो। अब वो कैसे करता हो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल मोटा मोटा पढ़ रहे हैं अपन। एलएच ने गैमेट को क्या करा दिया? तो जो गैमेट है वो कौन सी स्टेज में बाहर है? सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज। और इसका डायग्राम कल ही तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो गैमेट सेकंड oocyte की मेटाफेज स्टेज में बाहर है, और जैसे बाहर है फिम्ब्रियान उसको कैच कर लिया, एब्डोमेन के थ्रू डाल लिया एम्पुला। कहां डाल लिया? सीलोम में कराया, इसलिए ह्यूमन कंडे को सीलोमिक अंडा बोलते हैं। अरे बोलो। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपके नीट में। अब इधर देखो, मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं आगे उधर लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। इधर देखो, इधर इधर इधर, ये मित्रों सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में पूरा लिख देता हूं। कैसे? वाया पेरिटोनियल केविटी, वाया पेरिटोनियल केविटी, ये करेगा एंटर एंटर इन एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। कहां एंटर करेगा? पेन ट्यूब। और सुनो, ये जो अंडा है वो सेकेंडरी oocyte की मेटाफेज स्टेज में एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में कर रहा है इंतजार। क्या कर रहा है? किसका? स्पर्म का। और किसका करेगा भाई? ये जो अंडा है ये सेकंड oocyte के मेटाफेज स्टेज में एम्पुला में आ गया। सुनना, मैंने आपको अंडे की लाइफ बताई थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कितने दिन? 2 दिन। सुनना भाई, यदि 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्म आ जाता है तो मैं बताऊं सीक्वेंस क्या होगा। लेट मी स्पीक। 2 दिन के अंदर स्पर्म आता है तो पहले प्रोसीजर समझना। ये अंडा रखा हुआ है, स्पर्म आएगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, पहले जोना प्लाज्मा कोरोना डेटा को डिसोल्व करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा, और केवल टच से अंडे का सेकंड म्यूटेट डिवीजन पूरा हो जाता है। और जैसे सेकंड म्यूटेट डिवीजन पूरा होगा हम इसको सेकंड मियोसिस होते ही oogenesis पूरा मानेंगे।
लेकिन अंडे को टच किया है तो स्पर्म फिर हर हाल में अंदर भी एंटर करेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर ले फिर रिटर्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वो कोई कबड्डी थोड़ी खेल रहा है, अरे बोलो कबड्डी 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 टच मैं वापस जा रहा हूं, अरे बोलो ऐसे कभी नहीं होगा। यदि स्पर्म ने टच किया भाइयों तो वो हर हाल में अंदर एंटर करेगा। ये डन है, डन डना डन डन है। तो कोई दिमाग मत लगाना कि सर टच करके वापस भाग गया है, तो कबड्डी खेलने थोड़ी गया था भाई वहां, अरे बोलो अंदर हर हाल में एंटर करेगा। अब सुनना, तो यदि 2 दिन के अंदर स्पर्म आ जाता है तो अंडे को टच करेगा और टच करने के बाद अंदर जाएगा, तो पहले तो सेकंड मियोसिस होगा और कुछ पल में ही जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि अब अंडे की मजबूरी बन गई, क्योंकि सेकंड मियोसिस होते हैं उसका सेंट्रियोल डिसअपियर हो जाता है, अरे बोलो। तो सेंट्रियोल के चक्कर में पूरा स्पर्म अंदर जाएगा तो उसकी जेनेटिक्स भी जाएगी, और सिर्फ सेंट्रियोल और बात करें मायोस को छोड़कर, न्यूक्लियस को छोड़कर सारी स्ट्रक्चर डिसोल्व हो जाएगी और फिर उसका एम्फीमिक्सिस होगा और जाइगोट बन जाएगा और 6-7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, 2 दिन के अंदर अंदर स्पर्म नहीं आया तो भाई मेरे 2 दिन के अंदर यदि स्पर्म नहीं आया ना तो अंडा मर जाएगा, सेकंड यूसाइड की मेटाफेज स्टेज में ही मर जाएगा, तड़प तड़प के मर जाएगा, इसका आगे कोई रोल नहीं। अरे बोलो, अरे बोलो। लेकिन हमें अंडे को नहीं मारना, क्यों? क्योंकि हमें तो जेनेसिस पूरा पढ़ना है, तो स्पर्म लाना पड़ेगा, अरे बोलो। तो सुनना, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग जिसमें प्रेगनेंसी वाला पार्ट है, न्यूजेनेसिस तभी पूरा होता है। ये सेकेंडरी oocyte, ये देखो यहां पर स्पर्म आएगा तो मैं बताऊं सेकंड मियोटिक डिवीजन सेकंड मियोसिस स्पर्म कराता है, फर्स्ट मियोसिस एफएसएच कराता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, अरे बोलो। लेकिन सेकंड मियोसिस सिर्फ स्पर्म करेगा ताकि स्पर्म का रोल रहे, अरे बोलो। तो मैं लिख देता हूं, बात करें जो है सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड ड्यू टू penetration of sperm by forming, याद करो अंडा सेकेंड oocyte की मेटाफेज में, तो इस समय पता है क्या होता है, बाय फॉर्मिंग मेटाफेज promoting factor which convert into anaphase प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। याद रखना, अच्छा ये सब याद नहीं होता, इतना याद रखना कि सेकंड मियोसिस होगा। क्या होगा? स्पर्म के आने से सेकंड मियोसिस होगा, सेकंड मियोसिस होगा ये किधर के भाई साहब, इन भाई साहब के आने से, अरे बोलो। आगे का मेटाफेज अनाफेज नहीं, वैसे सेल बायोलॉजी पढ़ी आना चाहिए इतना सा तो हम अचीवर में, अरे बोलो। मेटाफेज आगे एनाफेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो मेटाफेज एनाफेज में कन्वर्ट होगा। ओ हो भाई, फिर से नई समस्या आन पड़ी, सर क्या? ओए अभी भी मियोसिस सेकंड होगा तो अंडे तो अभी भी 2 बनेंगे, तो बोलो फिर से क्या करें? पोलर बॉडी बना, और पोलर बॉडी बनेगी, सुनो बात नहीं, पोलर अच्छा स्पर्म में भी बाहर ही, हाँ पेनिट्रेशन जरूर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी बात करें जो है सिनगेमी हुआ है, अभी प्लाज्मोगेमी नहीं हुआ, अरे बोलो। हाँ एंटर होना शुरू हो गया उसका, तो जो बड़ी सेल बनती है उसको तो बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं? और जो छोटी सी सेल बनेगी उसको बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, क्या बोलेंगे? सुनना, अच्छा मैं ये तो लिखना ही भूल गया इनका, ये अभी भी एन ही था, 22 + x था, ये भी n है 22 + x है, ये भी n है, ये भी 22 + x है, ये भी n है, ये भी 22 + x है, अरे बोलो। अच्छा सुनना, फर्स्ट पोलर बॉडी में तो एटलीस्ट 5% साइटोप्लाज्म आता है, सेकेंड पोलर बॉडी में तो लेस देन 1% आता है, तो ये मरे भी डिवीजन नहीं करेगी, कभी डिवीजन नहीं करती, सम टाइम का तो कोई रोल ही नहीं है, अरे बोलो। ये जैसे बनेगी बनते ही ये क्या कर जाएगी, जल्दी बोलो, डीजनरेटेड। और सुनो, रुको रुको रुको, ओवम स्पर्म के केवल टच करने से बना है, और मैं पहले बता चुका हूं ओवम कुछ पलों बाद जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? क्योंकि स्पर्म अंदर आएगा ही आएगा, वो टच करके वापस भागेगा नहीं भाइयों, हर हाल में ओवम जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? अब रुक जाओ, तुमने सब पढ़ लिया, तुमको सब समझ में आ गया, अब इसका पूरा ब्रीफ समझो, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इधर देखो, अलर्ट होके बैठो, एक तो लिट के मत बैठा करो। सुनो एक बात बताओ, ये वाला पार्ट, ये यहां से मित्रों, ये यहां सॉरी यहां से लेके यहां तक, इस पीरियड को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या बोलेंगे? और ये किसी की, हाँ हाँ ठीक है, ये किसी फेज में तभी कंप्लीट हो जाता है जब महिला खुद एम्ब्रियो थी, क्या थी? मात्र 6 मंथ की एम्ब्रियो। अगला वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फेज, क्या बोलेंगे?
और ग्रोथ फेज भी तभी कंप्लीट हो गया था जब वो एम्ब्रियो थी 7 महीना, मान लो एक आधे महीना एक्स्ट्रा लगा दो। अरे बोलो। लेकिन सुनना, मैच्योरेशन शुरू हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। अब आप लोग तो वर्टिकल लिखोगे पेज पे, इसको पूरे पे ब्लैंक पेज पे। ये जब तक ओवम और सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनती, क्योंकि सुनना इधर देखो, जब तक सेकंड म्योटिक डिवीजन तब माना जाएगा भाइयों जब इसमें फाइनली दोनों एन सेपरेट हो जाए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाए। अरे बोलो, बोलो ना। तो इस वहां से लेके एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेके फीमेल में ओवम, और ओवम कुछ मिनटों बाद जायगोट बनेगा। भाई मैं बोल चुका हूं, हर हाल में बनेगा, कुछ मिनटों बाद ही बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलेंगे? चलो, मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन और सुनो। सुनना, एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एन एग्जांपल, कोई फीमेल है, कोई फीमेल है, उनकी एज 80 साल है। कितनी है? 80। 80 इट मीन मिनोपोज आ चुका। क्या आ चुका है? अपन बहुत ज्यादा ऊपर, मतलब 50 में आ जाता है मिनोपोज, 48 50, अपन तो 80 साल लिए। 80 साल की एक ओल्डर फीमेल है। ऐसे मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था, मुझे मिली। मैंने कहा मैडम भाई आप 80 ईयर के? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैडम आपकी लाइफ के बारे में सारे पैरामीटर मेरे को अच्छे से पता है। बोले कैसे सर, आप तो मुझे जानते ही नहीं हो। मैंने कहा मैडम आपकी एज बताओ। बोले 80। मैंने कहा आपके बच्चे कितने? बोले एक भी नहीं है, मैं वर्जिन हूँ, मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, मैं मदर टेरेसा जैसी हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, चरण की तरह आपकी तरह। अब मैंने कहा मैडम आपकी एज 80 साल है? बोले हाँ। तो जो है मतलब ये तो अपनी दादी की उम्र की हो गई। अरे बोलो। हाँ। मैंने कहा आपके बच्चे? बोले एक भी नहीं है, मैं तो वर्जिन नहीं हूं। तो एक बात बताओ, मैंने मैडम को एक शानदार स्टेटमेंट बोला कि मैडम यदि आप पूरी लाइफ वर्जिन रहे हो, कभी कोई बेबी नहीं हुआ, आपके बेबी नहीं हुआ, तो सुनना, आपकी पूरी लाइफ में आपका एक बार भी oogenesis पूरा तक नहीं हुआ। क्योंकि oogenesis पूरा केवल और केवल तब माना जाएगा जब सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा, और सेकंड म्योटिक डिवीजन ये भाई साहब कराते हैं, और ये हर हाल में फिर जाइगोट जरूर बनवाएंगे। अरे बोलो। फिर मैंने एक और स्टेटमेंट बोला, मैंने कहा मैडम आपका एक बार में, एक बार भी पूरी जिंदगी में oogenesis पूरा नहीं हुआ, एक बार भी आपने अपनी पूरी लाइफ में ओवम नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? आपकी पूरी लाइफ में एक भी सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनी। अरे बोलो। क्योंकि तीनों चीजें सिर्फ स्पर्म के आने के बाद ही बनती है। अरे बोलो, समझ में? फिर उन्हीं के साइड पर एक दूसरी महिला बेटी जिनकी उम्र 85 साल थी। मैंने कहा मैडम आप भी इस तरह से? बोले नहीं नहीं सर, मैं तो मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे या 3 बच्चे सपोज। तो मैंने कहा इसके अलावा कभी अबॉर्शन वगैरह कुछ हो? बोले नहीं, सब कुछ नॉर्मल। तो मैंने कहा आपके 3 बच्चे हैं, तो सुनो, आपकी पूरी जिंदगी में आपका केवल 3 बार ही यूजेनेसिस पूरा हुआ है। आपके 3 ही ओवम बने हैं, आपके 3 ही सेकंड पोलर बॉडी बनी है। क्योंकि सुनो, यदि कोई फीमेल अपना oogenesis पूरा करती है, इसका मतलब ओवम जाइगोट बनेगा, और अपन नॉर्मली उसको इम्प्लांटेशन मानेंगे। अरे बोलो। तो कोई भी फीमेल यदि वर्जिन रहती है थ्रू आउट द लाइफ, तो उसका जिंदगी में एक बार भी oogenesis पूरा नहीं होगा। क्योंकि हर मेस्ट्रो साइकिल, ठीक है, ये वाला पार्ट तो कॉमन सभी में चलेगा, फिर यहां से जो पार्ट चलेगा वो मेस्ट्रो साइकिल में चलेगा, कि 12वें 13वें सर बाद 13वें 14 दिन का ये प्रोग्राम होता है, और ये अंडा जो है सेकंड साइड की मेटाफेज स्टेज में एम्पुला में पड़ा रहेगा, और यहीं पर ये मर जाएगा। आगे स्पर्म नहीं आया तो अंडा इधर ही मर जाएगा, और हर महीने यही प्रोग्राम चलेगा। अरे बोलो। फिर एक दिन मेनोपॉज आ जाएगा, सारे अंडे खत्म। समझ में आया? तो कोई भी फीमेल अपना oogenesis तक पूरा नहीं करती जब तक स्पर्म नहीं आता, क्योंकि फीमेल को डर है कि कहीं हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस ना हो जाए। अरे बोलो, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? ये देखो, बात करें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया, अपना मतलब 1.25 घंटा तो लगी गया बात कर, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और तुमने ढंग से सुना है ना, तो भूलोगे नहीं तुम लोग बात कर। नहीं सुना तो फिर रटने के ऑप्शन तो है ही से आपके पास। ऑनलाइन वालों, तुमको कोई डाउट हो तो तुम भी पूछ लो। और तुम, अच्छा, इसको वर्टिकल पेज पे बनाना, चाहे आधा पेज छूटे बर्बाद कर दो, कोई बात नहीं, सीधे वर्टिकल पेज पर एक साथ बनाना है इसको। हाँ बनाओ फटाफट। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ गया सबको?
हाँ हाँ, चलिए चलें आगे। कल, है ना। अच्छा चलो, एक बात बताओ। ओह लड़ो मत रे, लड़ो मत, शांति रहो। इधर देखो। आ, अब अपनी एआईपीएमटी में देखो, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, बात करें पोलर बॉडीज के, किसके आते हैं? नंबर बताओ। देखो समझ आ, कुछ भी मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसके लिए तू है। ये तो तुम लोग कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ओएमआर पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा ये सच बात है, ये मजाक नहीं है। कुछ जो जो बच्चे साल भर पढ़ते नहीं है, जो जवाहर नगर की गलियों में घूमते हैं, वो बच्चे ओएमआर पहले भर लेते हैं, बोले इसको पहले भर दो, पेपर बाद में पढ़ेंगे। हाँ, घर जाके वहां तो बैठे बैठे वो इन्विजिलेटर को देखते लेते हैं। इधर देखो, सुनो। हाँ हाँ, चलो अच्छा, एआईपीएमटी के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे लड़ो मत रे, ओए इधर देख, सुनो। कोई फीमेल है, समझना, ये सब लिख रखे हैं मैंने, नोट्स में ऑलरेडी लिख रखे हैं, ऑनलाइन वालों को लिखवा दूंगा, शांति रखो। देखो कोई फीमेल है, सपोज शी इज हैविंग रेगुलर मेस्ट्रोसाइकिल, और रेगुलर मेस्ट्रोसाइकिल का मतलब उसका मेस्ट्रोसाइकिल हर महीने बस यहीं अटक जाता है, क्योंकि रेगुलर मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती। मेस्ट्रोसाइकिल को एक ही चीज रोक सकती है, वो है स्पर्म अर्थात प्रेगनेंसी, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन वो रुकेगा फिर वो परमानेंट होगा, मीनोपॉज होता है। अरे बोलो, टेम्परेरी तो केवल स्पर्म ही रोक सकता है, वो होता है प्रेगनेंसी एमिनोरिया, और उसके बाद प्रोलेक्टिन लैक्टेशन एमिनोरिया। लेकिन ले देकर स्टार्ट तो स्पर्म की वजह से हुआ। अरे बोलो, एक फीमेल है, शी इज हैविंग द रेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी उसको हर महीने ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें हर महीने नॉर्मली कितनी पोलर बॉडी बननी चाहिए? एक। ये सिर्फ फर्स्ट वाली बनेगी, क्योंकि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने तो बस इतना ही पार्ट है, बाकी को भूल जाओ, क्योंकि अंडा हर महीने एम्पुला में मरेगा, हर महीने मरेगा, ठीक है। उसका क्या फ्यूचर है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हर महीने अंडा या मर जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। 14 को रिलीज हुआ तो 15 और 16 तक, ठीक है। तो हर महीने चूंकि नॉर्मली एक पोलर बॉडी बनती है किसी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन किसी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती है? 2, क्योंकि कभी कभार ये डिवाइड कर जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। कोई फीमेल है, उसका कंप्लीट ओजेनेसिस हुआ है, मतलब प्रेग्नेंट हुई है। अरे बोलो, जो जिंदगी में एक दो या जितने उसके बच्चे उतनी बार ही होता है। अरे बोलो, कोई फीमेल है, उसका कंप्लीट ओजेनेसिस हुआ है, नॉर्मली उसमें कितनी पोलर बॉडी बनेगी? 2। एक तो ये फर्स्ट कुटे के लिए ये, और ये सेकंड। और कोई कोई फीमेल अपने कंप्लीट ओजेनेसिस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी पोलर? 3, क्योंकि ये सेकंड तो बनेगी बनेगी, और गलती से फर्स्ट वाली डिवीजन कर गई और उसी महीने वो प्रेग्नेंट हो गई। अरे बोलो, तो मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 3। और ये मैंने लिखवा रखा ऑलरेडी, देखो पेज टर्न करो, टर्न रहा। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी लिख लो, लिखो, और तुम लोग भी लिखो, लिखो। इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली वन पोलर बॉडी फॉर्म। इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली वन पोलर बॉडी फॉर्म। इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली वन वन एक पोलर बॉडी फॉर्म, और ये वाली होती है। दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड पॉइंट लिखो, इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओकेजनली टू पोलर बॉडीज में फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट कभी कभार डिवाइड कर जाती है। इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओकेजनली टू पोलर बॉडीज में फॉर्म, टू पोलर बॉडीज में फॉर्म। नेक्स्ट लिखो, इन कंप्लीट oogenesis, पूरे oogenesis में, इन कंप्लीट oogenesis
In complete oogenesis, normally two polar bodies form, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, फर्स्ट और सेकंड, नॉर्मली दो पोलर बॉडी बनेगी। In complete oogenesis, normally two polar bodies formed. Next point लिखो, फोर्थ पॉइंट। In complete oogenesis, maximum 3 polar bodies में फॉर्म, लेकिन ये काफी रेयर होगा। मैक्सिमम 3 पोलर बॉडीज में फॉर्म, मैक्सिमम 3 पोलर बॉडीज में फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये रेयर क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो जिस महीने फीमेल की फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करे वो उसी महीने प्रेग्नेंट हो, तो काफी रेयर हो गया ना अपना आप में, बोलो। तो मैक्सिमम 3 बन सकती है। क्वेश्चन आपकी खूब है, आपके मॉड्यूल में भी खूब सारे इस तरह के, ठीक है। और ये oogenesis समाप्त। अब इधर देखो, आज थक गया, आज गला में आया, इधर से चिल्ला रहा हूँ। आज सफिशिएंट है, बाकी या फिर कल पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। ऑनलाइन वाले 5 मिनट ही बच्चे, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को कोनो डाउट हो तो बताइए।